बटन धन्यवाद निकल राजेश गया। जी। अब मैं ये चाहता हूं कि हमारे साथ जितने भी लोग अवेलेबल हैं, लास्ट वीक किसी की बिजनेस से रिलेटेड कोई शेयरिंग हो, कुछ डेवलपमेंट किया हो, या कोई नया सेल्स टूल उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हो, तो वो अपना डिजिटल हैंड रेज करेंगे और राजेश जी उन्हें अलाउ करेंगे बोलने के लिए। तो किसी की शेयरिंग है तो प्लीज अपना डिजिटल हैंड रेज कीजिए। संजीव पुरी जी ने हैंड रेज किया है। राजेश जी जरा इन्हें अलाउ कीजिए। नमस्कार। नमस्कार। ज्यादा बड़ी सेल नहीं है, बट मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, चाहे जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। लास्ट ईयर किसी कस्टमर के साथ में उनके हॉस्पिटल के इंश्योरेंस ले गया था, बेस्ट डील दी थी, बट उन्होंने मुझसे बात फोन उठाना बंद कर दिया डील लेने के बाद। इस बारी फिर एक साल के बाद अगेन उनकी कॉल आई, और एक फॉलोअप का था कि एक रिलेशनशिप मेंटेन रखा, कभी बीच में हेलो हाय करता रहा। एक साल बाद वो कॉल अपने आप ही क्लोज हो गई। अब उसमें फर्दर बैलेंस इंश्योरेंस भी आने शुरू हो गए हैं। डॉक्टर है, अच्छा नहीं है, उनको हॉस्पिटल से शुरू किया है, बाकी चीजें भी अपने आप ही आनी शुरू हो गई इसमें। सिर्फ एक फॉलोअप, एक रिलेशनशिप मेंटेन करने की बात है, चाहे वो एक साल हो, 2 साल हो, बट रिलेशनशिप पे करते हैं। मैं सिर्फ वो इतना कहना चाहता पुरी साहब, वो फॉलोअप कैसे मेंटेन किया, रिलेशन कैसे मेंटेन किया, वो बात तो पते की हो, उसके लिए भी हूँ। वो बात यह है कि डॉक्टर साहब को ऑफ एंड ऑन हेलो हाय करता रहा। उनकी मेडिक्लेम पॉलिसी मैंने बाई चांस ले ली थी उनसे, तो उसमें जितने भी उनके फैमिली के बर्थडे थे वो याद रख लिए, सारे अपने एक डाटा में बढ़ा लिए, मेंटेन कर लिए। एक डाटा मेंटेन करता हूँ, सबके बर्थडे और एनिवर्सरी की कोशिश करते हैं, डाटा मेंटेन करते हैं। तो उनका जब भी बर्थडे आया, उनको एक विश कर दिया। अगर उन्होंने फोन नहीं उठाया तो व्हाट्सएप पे विश कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने फोन उठाना शुरू कर दिया। तो बस उसके बाद करते करते कॉल, अब की बार वो रिलेशनशिप साल में 3 बार कॉन्टेक्ट वैसे हुआ, 1-2 बार ऐसे हुआ, बट काम की बात नहीं करी मैंने। उसका नतीजा है कि इस साल उन्होंने अपने आप ही मेरे को फ्रंट कॉल करी, संजीव जी हमें कोटेशन दे दो हॉस्पिटल के लिए। जबकि पिछले साल जो डील दी थी मैंने, बहुत सस्ती डील थी वो। इस बार उससे डबल डील पे भी उन्होंने आराम से उठा लिया। जनरल इंश्योरेंस में आप जो भी हैं, आप सब जानते हैं कि प्रीमियम काफी हद तक अपने हाथ में होता है, अंडर राइटिंग से कंडीशन का कह लो। इस साल जो मैंने प्रीमियम दिया से डबल दिया है, बट उन्होंने आराम से ले लिया, चेक बनवा के बोल दिया चेक बन गया है, लड़का चेक उठा लाया, पॉलिसी कट गई, काम खत्म हो गया। वो बट रिलेशनशिप है, एक साल पूरा फेस था। ये अच्छी बात आपने बताई कि रिलेशनशिप मेंटेन की आपने, उनसे एक संबंध बनाए रखे और बर्थडे एनिवर्सरी विश की। तो उससे क्या है कि बंदा सोचता तो है, कम से कम कुछ भी यदि कुछ खरीदेगा हमारे लाइन का प्रोडक्ट, तो एक बार सोचेगा तो सही ना, कम से कम हमारे बारे में। जी। तो उसमें सेल होने के चांसेस होते हैं। वेल डन संजीव जी, थैंक यू वेरी मच। जो राजेश चेतन भाई की ना जो बात है ना, वो कुछ बातें आपको सीखता हूँ कि टच में रहोगे ना, हरकत में बरकत है। वो वाली बात है, आप कुछ ना कुछ मिलते रहो, कभी ना कुछ बात करते रहो, तो आप कुछ ना कुछ आप सामने नजर आओगे। आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट होता है, तो नजर में रहिए। तो आपके यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो चीज अप्लाई करता हूँ, शायद उससे धंधा बढ़ता भी है। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद आपकी शेयरिंग के लिए। और किसी का हाथ उठाया क्या राजेश जी? नहीं, और किसी की शेयरिंग नहीं है। मेरे को डॉक्टर कुलदीप बोलिया भी दिखाई दे रहे हैं। सर आपका स्वागत है मॉर्निंग में, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आजकल रेगुलर अटेंड कर रहा हूँ, वैसा सीख रहा हूँ। अरे सर, आपसे तो हमें सीखना है, हम आपके मतलब छात्र जैसे, मान लिया आपके सामने तो बहुत खास बच्चे तौर से हैं। मैंने आज दोनों बेटों को बिठा रखा है अतुल जी को सुनने के लिए। अरे वाह, वेल डन वेल डन, स्वागत है दोनों आपके बेटे मेरे दोनों साथ बच्चों ही का। बैठे। ठीक है। अभी किसी की शेयरिंग नहीं है तो मैं हम अतुल जी को बुलाते हैं। अतुल जी के पास एक्सपीरियंस है। वो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल स्पीकर हैं या वो जानते हैं, लेकिन वो एक परफॉर्मर है सर। और परफॉर्मर इतने बड़े हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस इतना है, यदि हम 3 दिन भी लगातार उनको सुनते रहेंगे तो उनके पास उनकी कहानियां खत्म नहीं होंगी, उनकी शेयरिंग की। और मैं चाहता हूं कि मैं अब, और अतुल जी के परिचय के बारे में मैं आपको क्या कहूं। वो पता नहीं क्या क्या कर चुके हैं, आपको सबको पता ही पता है। वो टीओटी हैं, वो कॉरपोरेट क्लब मेंबर हैं, वो 80 लाख की मर्सिडीज कैरी करते हैं। उन 18-20 आदमी उनकी टीम में हैं। और सीमलेस प्रोसेस उनकी ऑफिस में बने हुए हैं कि मेरे तो नजदीक हैं और मेरे परम मित्र भी हैं। तो हम तो 10-15 दिन में इकट्ठे चाय पीते ही पीते रहते हैं। ठीक है ना। हालांकि अतुल जी घर के आदमी है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से चाहूंगा कि चैट बॉक्स में उनके वेलकम में जबरदस्त स्वागत होना चाहिए उनका। ठीक है ना।
अतुल जी, आपके और मेरे बीच, ऑडियंस के बीच में मैं नहीं रहूंगा, अब स्टेज आपका है, प्लीज कैरी ऑन। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई इंट्रोडक्शन देने के लिए। और बात बिल्कुल सही है, ये एफपीआरटी हम सब लोगों की है और ये सारी हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है। तो इसमें कोई हमें सम्मान की और इसकी हम ना तो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और ना हमें रखनी चाहिए। ये सारा परिवार अपना है और मैं चाहता हूँ कि ये परिवार में जितने भी लोग और जुड़े और वो आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े, अपने जो भी उनके ड्रीम्स हैं वो पूरे हों। मैं आज का सेशन मैं सोच के कुछ और आया था, लेकिन अभी एकदम अचानक उसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया। पहले मैं सोच रहा था कि मैं अपने पिछले सेशन को रिकैप करूंगा, ठीक है, कि भाई हमने पिछले सेशन में क्या बात करी थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि रिकैप मैं क्यों करूंगा। अभी हम 4 लोगों को अपना डिजिटल हैंड रेज करेंगे, वो बताएंगे कि हमने पिछले सेशन में बोला क्या था, ठीक है ना। एक बात एक एक आदमी बताएगा तो फिर वो रिकैप भी हो जाएगी। और यदि उसमें से कुछ रहेगा जो मैंने नहीं बताया था तो हम उसको आगे उसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा और उसके बाद फिर हम आज का सेशन आगे चलाएंगे। तो 4 लोग में से यदि कोई पहला डिजिटल हैंड रेज करता है कि हमने पिछला सेशन लिया था उसमें क्या बात करी थी और उस बात में उन्होंने क्या इम्प्लीमेंट किया है, क्या अपने साथ लेके गए पिछले सेशन से। हुए कुछ डिजिटल हैंड रेज? बोलिए जी सर, नमस्कार। हाँ जी संजीव जी बोलिए। जी सर, कह रहा हूं, पिछले वाले सेशन में हमने देख तो नहीं पाया था मैं, लेकिन रिकॉर्डिंग उसकी मैंने पूरी सुनी थी। उसमें आपने एक बहुत अच्छी चीज ये कही थी कि अगर हमें लाइफ के भी काम को अगर करना है ढंग से, तो पहले ये जनरल का जो काम हम कर रहे हैं या हेल्थ का जो काम कर रहे हैं, उसमें सारी चीजों को हम पहले पढ़ लें और ढंग से समझ लें कंपनी को, जो कि क्लेम में कोई दिक्कत ना आए। और अगर वो चीजें आ रही है तो हमारे लाइफ में भी बहुत, लाइफ इंश्योरेंस में भी काफी प्रभावित करेगी वो चीजें और हमें नुकसान देगी आगे चीजें। बहुत बढ़िया, ग्रेट, एक्सीलेंट। और सर मेरा ये लर्निंग था कि जब भी किसी कस्टमर की आप पोर्ट कर रहे हो तो उससे डॉक्यूमेंट, मतलब जो उसकी हेल्थ का रिकॉर्ड है वो उससे मतलब रिटर्न में ले लो, क्योंकि बाद में सर प्रॉब्लम होती है। मैंने तो ये बताया था, मैंने ये नहीं बताया था, तो सर अब वो मैंने वो चीज फॉलो करना शुरू कर दिया है। नमस्कार साहब। अतुल जी, आप खुद कर रहे हो? नमस्कार सर। हाँ, मेरे को आपसे बहुत बड़ी लर्निंग मिली। वो जो आपने बताया था कि आप फॉर्म भेजते हैं उनके हेल्थ से या उससे रिलेटेड डाटा लेने के लिए, तो मैंने वो जनरेट किया, केयर वालों से लिया और मैंने मेरे क्लाइंट हैं बाहर, उनको मैंने भेजा, मैंने कहा इनको भर के दीजिए। तो उससे मेरे को एक बड़ा अच्छा उनका डाटा भी मिला और मेरे को ये सुकून हुआ कि अब जो भी चीज होगी वो सही होगी। वो आपका जो मैसेज था ना, बहुत जबरदस्त था। आई थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बात, नमस्कार अतुल भैया और थैंक फॉर एफपीआरटी। आप लोगों के सेशन से एक चीज और सीखी है कि प्रोडक्ट जो है, आपने कहा था प्रोडक्ट का जो अच्छी तरह पूरा रट लो, पूरा समझ लो पहले अच्छे। जैसे कहते हैं ना कि आप मुझे रात में भी अगर मुझसे पूछोगे ना ओरिएंटल की गाइडलाइंस कहाँ पर क्या क्या है, तो उसी को सीखने के लिए हम दोबारा जो है प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे सीख रहे हैं। और आपने कहा था कि भाई आपका जो पीढ़ी की पीएस डेस्टिनी डिजीज है, किंतु परंतु कुछ नहीं, हम तो आपके बीच के आपका मीडिएटर है। क्लेम देने का काम कंपनी का है, लेकिन हम आपके पीछे फीडबैक के लिए पीछे खड़े हैं, तो उस चीज को फॉलो कर रहे हैं सर हम। थैंक यू सो मच। थैंक यू अतुल भाई। एक दो हैंड्स और हैं, जरा जल्दी से कर पाएंगे। अतुल भाई संजीव बोल रहा हूँ। फॉर्मेट तो बना रखा था, बट आपसे बात सुन के काफी हद तक मॉडिफाई किया उसको, ताकि उसमें कुछ चीजें क्लाइंट को भर के दे देते हैं उनकी पुरानी पॉलिसी से, उनको साथ में मेल पे डाल देते हैं, जी प्लीज इसको वेरीफाई कर दीजिए कि ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी ओके हैं। क्योंकि वहां भी कई बार गलती करेक्शन निकल आती है, कई बार स्पेलिंग के चेंज भी पॉलिसी में, लास्ट पॉलिसी में गलत निकल आते हैं। ऐसे केस हुए हैं, वो वेरीफाई करा, पहले भी कराते थे, बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया था, अब कर दिया। बट आपसे आपके फॉर्मेट के बाद, उसको आप डिस्कशन के बाद उस फॉर्मेट को चेंज किया, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज क्लियर थी, मेडिकेशन और साइड टर्म्स ऐड कर दी उसमें। इनफेक्ट अब मैं उसमें कुछ डिजीज के नाम भी ऐड कर रहा हूँ कि वो टिक कर सकेंगे यस और नो, बीपी, शुगर, डायबिटीज, एनी सर्जरी, ताकि उनको ये ना कहे कि मुझे याद नहीं रहा। थायराइड लोग भूल जाते हैं कि हमें था नहीं, बाद में कहते मैं तो भूल गया, मुझे याद नहीं था। इसलिए आगे डिजीज का नाम लिखना शुरू कर दिया है कि कंफर्म कीजिए यस और नो, और वो प्रिंट अपने पास मेल पे संभाल कर रखना शुरू कर दिया है। संजीव जी, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूंगा। इसमें आपको ना कुछ भी नहीं करना, आपको ये फॉर्मेट भेजना है क्लाइंट को, आपको उसका नाम भी नहीं लिखना, उसकी
आपने कुछ नहीं लिखना, सब कुछ वो लिख के भेजेगा। कल आपने एक बाई चांस जब आपका काम बढ़ जाएगा या कुछ हो जाएगा, आपकी टीम काम करेगी, तो वो उतनी ना तो वो उतनी कंसर्न रहेगी, ना वो उतनी नॉलेजेबल रहेगी। उसने कोई चीज छोड़ दी और क्लाइंट ने उसको आगे कंटिन्यू कर दिया, वो कहेगा जी आपने तो भर के दिया था मुझे, ये सब कुछ तो आपने भर के दिया था, मैंने तो उसको ओके करा था। अपन ने आपको सिर्फ ब्लैंक फॉर्मेट, जो मैंने आप पूरे ग्रुप के अंदर शेयर किया है, सिर्फ ब्लैंक फॉर्मेट देना है उसको। नाम भी वही लिखेगा, डेट ऑफ बर्थ भी वही लिखेगा, सब कुछ वो लिखेगा। यदि उसको अपनी पॉलिसी में उसका क्या स्पेल लिखता है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। पुरानी पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है, नई पॉलिसी में क्या लिखा है, कुछ जरूरत नहीं है। आप उसको ब्लैंक फॉर्मेट भेजेंगे, वो सब कुछ मेंशन करके देगा एक है। और जो चीज वो मेंशन करके देगा, आपको बिना दिमाग लगाए उसको एज इट इज इंश्योरेंस कंपनी में भेजनी है। ये फॉर्मेट है, हमारा सिस्टम है, इसी को फॉलो करोगे तो ये 25-26 सालों में इन्वेंट करा है हमने, बहुत मेहनत करके। आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा इससे। जी जी जी, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। ऐसा वो तो अपने लेवल पे कर पा रहा हूँ, स्टाफ करेगा तो गलती हो सकती है, बिल्कुल तो इतना कंसर्न नहीं रहेगा। तो जब आपका काम भर जाएगा तो आप सारी चीजें खुद नहीं कर पाएंगे ना। जैसा गलती करते हैं स्टाफ, अभी भी 4 लोग स्टाफ है, वो भी गलती करते हैं, वो लोग अभी भी नहीं गलती करते हैं। देखो सर, गलती नहीं कर रहे होते तो वो भी संजीवपुरी बन चुके होते ना। यदि वो गलती करते हैं इसीलिए आपके यहाँ नौकरी करते हैं, ठीक है। आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा जरा सा भी, ठीक है। तो आपको सिर्फ अपने पास सिर्फ आपको यही करना है कि उनको वो फॉर्मेट है वो भेज दीजिए, ब्लैंक फॉर्म। मैंने पूरे ग्रुप में वो फॉर्मेट भेज दिया था, सभी ग्रुप में मेरे ख्याल से वो फॉर्मेट हमारा आ गया था। किसी को उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना है अपने हिसाब से कर लेना, क्यों मेरा उस फॉर्मेट से काम चल रहा है, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से उसको समझा कि ये ठीक है और मेरा काम चल रहा है। इसके अलावा उसमें कुछ एडिशन, डिलीशन, सब्सट्रैक्शन कुछ भी करना है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है सर, मैंने इसीलिए फॉर्मेट वर्ड फाइल में भेजा है, जिससे कि आप लोगों के लिए वो ओपन रहे, आप लोग आराम से कर सकें। जी सर, थैंक यू। मनीष जैन जी का हाथ उठा हुआ है, प्लीज मनीष जैन जी आप बोलिए। और आप कैमरा ऑन कर लेंगे तो अच्छा लगेगा, हमें भी, हम भी देख लेंगे ना डॉक्टर साहब का खूबसूरत चेहरा। नहीं ठीक है, थैंक यू। बस मेरे को तो मेन था सर ने जो मैं बताया था पिछली बार रिगार्डिंग पोर्टेज ऑफ पॉलिसी, कि हमने बहुत गलती करती पोर्ट के अंदर, पॉलिसी के अंदर, है ना। तो सर की जो बातें सारी मैंने नोट कर ली हैं कि पीईडी का जरूर कंफर्मेशन होनी चाहिए कि पीईडी क्या है क्या नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। और ये मेहता, गुड मॉर्निंग सर। अतुल भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आप ये जो आपने जो फॉर्म भेजा है कौन सी ग्रुप में, मुझे तो नहीं मिला ये फॉर्म। आपको ये जिस भी मैसेज, जहां से भी आपको ये मैसेज आया ना, जिस भी ग्रुप में आपके ये जो हमारा ये लिंक आया ना, उस ग्रुप में आप ये मेंशन कर दीजिए कि मेरे को ये फॉर्म नहीं मिला, तो अभी राजेश राठौर जी अभी मीटिंग के दौरान ही आपको शेयर कर। ओके अतुल भाई, ओके, थैंक यू। तो भाई आई थिंक एफपीआरटी मेंबर में शेयर नहीं हुआ। एफपीआरटी मेंबर्स उसमें शेयर नहीं हुआ है, उसमें मेरा को भी नहीं मिला। अच्छा, तो राजेश राठौर सुन रहे हैं तो आप प्लीज इसको इमीडिएटली शेयर करिए। और जहां पे भी जो भी अभी मतलब जो मांग रहे हैं ना, आप किसको मना मत करना, चाहे वो मेंबर है नॉन मेंबर है। जो अच्छी चीज हर आदमी में पहुंचनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता वो हमारा मेंबर है या नहीं मेंबर है, वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहा है। जब कल पिछली बार सुनील डैंग भैया ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी, यदि हमारी इंडस्ट्री में एक आदमी अच्छा काम नहीं करता तो पूरी इंडस्ट्री को खराब करता है, नाम तो पूरी इंडस्ट्री का खराब होगा ना। तो आपको जितने लोग आपसे मांगे, आप उसको निश्चिंत होकर के बिना मेरे से पूछे आप इस फॉर्म को, और आप लोगों को भी जिन जिन लोगों को मिल चुका है ना, वो भी अपने जानकारों को, जिसको भी पूछने की जरूरत नहीं है, आप इसको आंख बंद करके आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, जितने लोगों को मर्जी भेज दीजिए। राहुल साहब बात कर रहे हो, ग्रुप में डाल दिया, सबको मिल गया, चेक कर लो। ठीक है, हाँ जी, कौन सा आ गया? थैंक्स, आपने मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था, आपने भेजा था लास्ट वीक। अच्छा, आप कैमरा ऑन कर पाएंगे? राहुल साहब फ्रॉम बॉम्बे, मुंबई। कैमरा ऑन नहीं कर पाएंगे? हाँ करता हूँ सर, अच्छा लगता है ना बात 1 to 1। फिर आप यदि हमें बादशाह समय वर्ली के स्टेशन पे मिल जाएंगे तो हम आपको कैसे पहचानेंगे? ठीक है, थैंक्स फॉर दिस फॉर्म। ऑलवेज वेलकम। थैंक यू अजय भाई। मेरे ख्याल से अब सबका हो गया होगा, या मैं आगे सेशन? पुनीत जैन ने, छोटे भाई ने हाथ उठाया हुआ है जरा। हाँ, तो पुनीत जैन को तो भाई, वो तो हमारा भाई है, उसको तो देना ही पड़ेगा काम। थैंक यू। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, एफपीआरटी का बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि अब आपसे सीखने के, आपसे लास्ट मीटिंग में जब मैंने रिकॉर्डिंग सुनी मैंने,
तो आई हैव स्टॉप रनिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट, क्वार्टरली कॉन्टेस्ट, ईयरली कॉन्टेस्ट मैंने छोड़ दिया है, भागना छोड़ दिया है। जितना आराम से हो जाए उतना ही मैं कर रहा हूँ। और एक चीज सीखने को मिली है कि आपका काम है कंपनी को कन्वे करना, अंडरटेकिंग डिसीजन उनका है, आपका नहीं है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। हो गया सब। और ऑलमोस्ट यही मैं भी यही शेयर करना चाहता कि हमें पहले अपने प्रोडक्ट को समझना है। मैंने भी हाथ उठाया था, फिर जब ज्यादा उठ गए तो मैंने लोअर कर लिया उसको। ठीक है ना। तो हमें प्रोडक्ट को समझना है, क्लेम प्रोसेस को समझना है, और क्लाइंट को ये बताना है जो मेरा मानना है। हम कुछ भी प्रोडक्ट अदर देन इंश्योरेंस लेते हैं, मान लीजिए हम कार लेते हैं, मान लीजिए हम मोबाइल लेते हैं, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें सर्विसिंग की जरूरत आती है, तो सेलर का काम सिर्फ बेचना है। यदि कुछ उसमें कोई डिफेक्ट आता है या उसके परफॉर्मेंस में दिक्कत आती है, तो वो सारे प्रोडक्ट जाते हैं सर्विस सेंटर पर। सर्विस सेंटर सेलर का भी हो सकता है, लेकिन उसका सेटअप अलग होता है। ऐसा नहीं है शोरूम में, सेल्स वाले शोरूम में वहां सर्विस होती है, ठीक है ना। या लोगों ने जैसे मोबाइल का ले लीजिए कि लोगों ने सर्विसिंग की कंपनियां खोल रखी है और पैन इंडिया उनके सर्विस सेंटर खोल रखे हैं, तो ठीक है। तो हमारा काम है सिर्फ सेल करना, सर्विसिंग का काम है, क्लेम देने का काम है इंश्योरेंस कंपनी का। तो हमें अपने मटेरियल फैक्ट में कुछ भी हेरफेर नहीं करनी है, ताकि उसको फ्यूचर में क्लेम मिलने में दिक्कत हो। मैंने ये समझा था, और इसी पे मैं पहले से भी काम कर रहा हूँ, लेकिन अतुल भाई के तो संगत में रह के हम पहले ही सुधर गए थे। थैंक यू वेरी मच। अब बोलिए अतुल भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों ने ऑलमोस्ट सब चीजें कवर कर ली। फिर भी एक आधी चीज मुझे लगा कि एक बार और आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि एक ये बात आप हमेशा क्लाइंट को हमेशा बोलेंगे कि भैया मैं इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ, मैं आपकी जो सारी चीजें आगे फॉरवर्ड ही कर रहा हूँ, और मैं यदि क्लेम्स आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, यदि डॉक्टर ने कोई बिना किसी रिक्वायरमेंट के आपको एडमिट कर दिया, और आपका यदि मॉनिटरिंग के अंदर आपको बुखार भी नहीं आ रहा, और आपको बिना किसी रीजन के 3-4 दिन आपने रख रखा है हॉस्पिटल में, तो उसकी जिम्मेवारी मैं नहीं लूंगा। या कोई बहुत सारे लोगों को डॉक्टर या मतलब ऐसा लगता है कि भाई हम हॉस्पिटल में जाके सारे अपने कंप्लीट बॉडी चेकअप कराए, ठीक है, एक दिन के लिए एडमिशन ले लेंगे, क्योंकि हमने पॉलिसी तो इतने सालों से ले रखी है। एक दिन के लिए हम यदि एडमिशन ले लेंगे तो उसके बाद हम इसको कवर कर सकते हैं, अपना मेडिक्लेम का सारे पूरी कंप्लीट बॉडी चेकअप। मैं आप लोगों से, सब लोगों से यही विनती करता हूँ, अपने क्लाइंट्स को जब भी पॉलिसी के बारे में बताएं ना, आप उसको सब कुछ बताना। ऐसा देखो, इंश्योरेंस कंपनी कभी भी, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है, उस सबका पहला काम ये है कि वो क्लेम देने के लिए बनी है, क्लेम देने के लिए बनी है। बट पैरेलली ये भी वो देखती है कि वो क्लेम पेबल है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो क्लेम आप मेडिकल सिर्फ अपने बॉडी चेकअप के लिए चले जाएं और वहां पे जाके आपको कोई भी फाइंडिंग्स नहीं मिलती, तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम नहीं देगी। ये आपको बहुत आराम से सब लोगों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि एक जो एपिसोड मैंने आप कल डिस्कस किया था कि वो मतलब एजेंट को एक मतलब उस चीज को अपने ऊपर लेना पड़ा, ऐसा कभी सोचना भी नहीं अपने ऊपर। हम लोगों को, यदि हमने सही तरीके से वर्कआउट किया हुआ ना, सेल आउट किया हुआ, प्रोसेस को प्रॉपर फॉलो किया होगा, आपको कभी भी डरने की या घबराने की जरूरत नहीं रहेगी, कभी भी नहीं रहेगी घबराने की जरूरत। बट यदि हमने कोई चीजें बीच में से मिस कर रखी हैं, तो फिर हमें घबराना ही पड़ेगा। इसके अलावा मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपर? आ रही है? यस सर, ठीक है जी आ रही है सर। हाँ, तो ये सब ये प्रोसेस था। मैं आज का सेशन शुरू करता हूँ। एक मेरे पास एक अपनी लाइव स्टोरी है, उसके साथ मैं शुरू करूंगा, फिर मैं आप लोगों को आपकी और आगे की बातें करेंगे। कि क्योंकि पिछले बार कुलदीप बोलिया सर ने कहा था कि अतुल सर की तो बात ही नहीं सुनाई दी, उनके पास तो एक्सपीरियंस वाले जो और एक जो हमारे विनोद गोयल जी ने बोला था कि भाई कैसे ये लाइफ इंश्योरेंस का वाला प्रोसेस नहीं रहा, वो इसमें नहीं आ पाया था। तो ऐसे मैंने पिछली बार भी कवर करा था, लेकिन मैं आज की जो शेयरिंग अभी आपसे साथ करूंगा, तो उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने एक अच्छी पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस की भी इस जनरल इंश्योरेंस की वजह से वर्कआउट करी थी। ये बात कोई 2010-11 की है। मेरे ब्रदर के कोई क्लाइंट थे, और वो भैया उनके पास ऑफिस में बैठे थे, तो बात करते करते पता लगा कि उनकी मदर का नी रिप्लेसमेंट हुआ है। तो क्या लगे यार, अभी माता जी का नी रिप्लेसमेंट हुआ है, 3.5-4 लाख रुपए लग गए। तो मेरे ब्रदर ने तुरंत पूछा कि क्या आपके पास मेडिक्लेम नहीं थी? इधर हाँ थी, मेडिक्लेम थी, बट हमारे अपने जो एडवाइजर से पूछा, उन्होंने मना कर दिया कि नी रिप्लेसमेंट का क्लेम नहीं मिलता, नी रिप्लेसमेंट का क्लेम नहीं मिलता। तो
क्योंकि मेरी मदर का नी रिप्लेसमेंट 2007 में हम लोगों ने कराया था और इंश्योरेंस से ही कराया था, तो मेरे ब्रदर को, माय ब्रदर वाज डेड श्योर कि भाई हम इसमें भाई नी रिप्लेसमेंट क्लेम मिलता है, क्योंकि हमने क्लेम लिया था तो मतलब मिलता है, ये तो है नहीं कि भाई क्लेम नहीं मिल रहा होता तो हमें भी नहीं मिलता। तो वहीं से मेरे ब्रदर ने मुझे फोन किया कि अतुल ऐसे ऐसे इनके पास मैं यहाँ बैठा हूँ और उनकी एक मेडिक्लेम पॉलिसी उनकी मदर की है और उन्होंने नी रिप्लेसमेंट कराया, बट उनका एडवाइजर ये कह रहा है कि इसमें नी रिप्लेसमेंट का क्लेम नहीं मिलता। तो मैंने कहा भैया आप ऐसा करना, जब आप अब यहाँ से निकलेंगे तो आप इनकी पॉलिसी लेके आना। उस टाइम पे व्हाट्सएप वगैरह शायद 2010 में मेरे ख्याल से नहीं चलते थे। तो मैंने उनको बोला भैया आप इनकी ना एक पॉलिसी ले आना और मैं जरा चेक कर लूंगा कि क्या है, फिर वर्कआउट कर लेंगे। तो वो PSU से पॉलिसी थी उनकी, 1.25 लाख रुपए, 1.25 लाख की पॉलिसी थी। और उस टाइम पे ना ये रूम रेंट की कैपिंग और ये ब्रॉड डाटा ये सब चीजें नहीं चलती थी, उस टाइम पे नहीं थी, 2009-10 में ये सब चीजें नहीं थी। तो वो मैं लेके आया तो मुझे मैंने देखा ये PSU की पॉलिसी, मैंने देखा ये उसमें ई-मेडिटेक करके TPA होता था पहले, तो वो TPA था। तो मैंने भैया को बोला यार तो पैसे मिल जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, 1.25 लाख रुपए की पॉलिसी, 1.25 लाख रुपए मिल जाएंगे आराम से। तो भैया ने कहा यार क्या करना पड़ेगा, मैंने उनसे बात करी और उनको सारा प्रोसेस बता दिया, ये सारे पेपर्स आप मुझे दे दो, मैं इस पेपर्स को आप आगे जमा कराऊंगा और जमा कराने के बाद मैं इसमें आपको पैसे मिल जाने चाहिए, 1.25 लाख रुपए मिल जाने। अतुल जी देखो मैं आप मतलब आप क्योंकि उस टाइम हमारा भी एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा तो नहीं था, लेकिन हम काम तो करते ही थे थोड़ा बहुत, लेकिन उस जो उनका एडवाइजर था वो बहुत सीनियर था। या अतुल जी आप मतलब इसको अदरवाइज मत मानना, मैं आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, बट मेरा जो एडवाइजर है बहुत बड़ा आदमी है, आप समझो उसने मना करा है तो आप कह रहे हो मिल जाएगा, तो आपको लगता है मिल जाएगा? मतलब वो बहुत कुछ जानता है, वो इंश्योरेंस कंपनी में, एक्चुअली वो इंश्योरेंस कंपनी में डेवलपमेंट ऑफिसर थे जिन्होंने वो उनकी पॉलिसी कर रखी, तो वो बहुत और एक्सपीरियंस भी थे वो, मतलब और 4-5-6 साल बाद तो उनकी रिटायरमेंट थी इनफैक्ट। तो मैंने कहा सर देखो ऐसा है कि आपका क्लेम नहीं मिल रहा, ये तो आप जानते हैं। हाँ, मैं कहा आप मुझे पेपर्स दे दो, यदि मिल जाएगा तो आपको पैसे मिल जाएंगे, मैं आपसे चार्ज तो ले ही नहीं रहा ना, या तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप ये बिल्स मुझे दे दो मैं आपको इतना पैसा लूंगा, ऐसा तो मैंने कोई बात ही नहीं करी आपसे। मैंने तो कहा कि ब्रदर ने बताया आपकी मदर है, हमें लगा कि हमारी मदर है, ठीक है, हम तो उस पॉइंट ऑफ से आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। उनको ही वॉज दैट श्योर कि भाई ये खाली टाइम खराब कर रहा है हमारा, ठीक है, मिलना मिलाना नहीं है, क्योंकि वो अपने एजेंट के ऊपर इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्हें ये लग रहा था कि इसको ये कल का बच्चा है, इसको क्या पता है, कुछ नहीं पता, और ये मिलना मिलाना नहीं है, ये खाली पेपर ले जाएगा, फिर हम इसको बाद में इसके पीछे लगे रहेंगे ये पेपर मांगने के लिए, और ना ये पेपर दे पाएगा और ना ही पैसे मिलेंगे। मतलब उनके दिमाग की कैलकुलेशन मुझे समझ आई, जो मैं उनसे आधा घंटा डिस्कशन करा पेपर लेने के टाइम पे। फिर भी मैंने उनको ये बोला, मैं कहा सर देखो आपको यदि लगता है कि नहीं मिल पाएगा तो मैं भी एफर्ट्स नहीं करता, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे तो मेरी तो ये मेहनत है, मैं करना है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने वहीं पे उनको बोला कि आप इनके पूरे पेपर्स के एक सेट बना के रख लीजिए, बाई चांस, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी में जब क्लेम चला जाता है तो पेपर्स वापस मिलने में तकलीफ होती है, तो आप रख लीजिए पेपर सारे, या कभी आपको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए कुछ चाहिए, बाकी ये जो आपके जो एक्सरेज वगैरह है वो मैं कोशिश करके वापस ला दूंगा आपको, लेकिन बाकी जो डिस्चार्ज समरी ये सारे पेपर्स ओरिजिनल लगेंगे वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी में। तो अल्टीमेटली लेट इट बी शॉर्ट, उसमें उन्होंने हमने वो क्लेम प्रोसेस किया और क्लेम प्रोसेस करके 1.25 लाख रुपए उनके अकाउंट में पैसे आ गए। जब वो 1.25 लाख रुपए उनके पास आए तो वो मतलब सरप्राइज हुए, एक्चुअल में सरप्राइज हुए कि ये क्या हो गया। तो कह लगा अतुल जी आपका कुछ खर्चा वगैरह हुआ? मैं कहा नहीं सर हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ, और ना हम ऐसे मतलब काम के खर्चे के लेते। तो कह लगे नहीं यार मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं था, और मैं आप यकीन मानना मैं आपको पेपर देना भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं अपने पुराने एजेंट के ऊपर इतना कॉन्फिडेंट था कि यदि उसने मना कर दिया तो इसका मतलब वो पत्थर पे लकीर है, हो नहीं सकता इसका कुछ भी। तो मैंने तो जैन साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वो भी जैन थे। मैंने कहा नहीं सर धन्यवाद की बात ही कुछ नहीं, आप तो आप हमारी फैमिली की तरह से हो, कोई बात नहीं। फिर मैंने उस टाइम पे जीवन सरल पॉलिसी चल रही थी 2011-12 में, तो मैंने उनको जीवन सरल पॉलिसी उनको प्रपोज करी 50 लाख के सम एश्योर्ड की, उसका प्रीमियम था 2,40,000। तो उन्होंने कहा ये मेरा जैसा मैंने पहले भी बताया कि मेरा तरीका ये है कि हमेशा मैं 20,000 रुपये महीना बोलता हूँ, कभी भी मैं किसी को 2,40,000 नहीं बोलता, और चेक मैं हमेशा ईयरली वाला लेता हूँ। ये मेरी अपनी अपनी कैलकुलेशंस है, ये मेरी अपनी अपनी कैलकुलेशंस है कि मैं हमेशा प्रीमियम मंथली बोलता हूँ और चेक हमेशा ईयरली लेता हूँ। तो उनसे मैंने उनको 2,40,000 का प्रीमियम बताया, तो 20,000 रुपये महीने के हिसाब से प्रीमियम बताया, तो उन्होंने कहा जी ठीक है आप इसको कर लेते हैं। मैंने उनको प्रीमियम जमा 20,000 रुपये का एक चेक लिया, 40,000 रुपये का एक चेक लिया, दो इंस्टॉलमेंट्स का, और वो प्रोसेस करा दिया क्लेम के लिए, उसके लिए मेडिकल वगैरह कराने के लिए। जैसे ही क्लेम पास होकर के आया, मैंने कहा सर आपको
बैलेंस 2 लाख रुपए और देना है। क्योंकि आपने कहा था ना अतुल जी ये तो मंथली जाएगा 2 लाख, मैं कहा नहीं सर मंथली नहीं, ये आपको पहले साल आपको ईयरली देना पड़ेगा, उसके बाद मैं एक आपका आरडी खुलवा रहा हूँ आपके अकाउंट में, और वहां से आपको 20,000 रुपये महीना निकालना पड़ेगा। जो आदमी 20,000 रुपये महीने की कैलकुलेशन हाँ करता है ना, तो 4-5-7 लाख रुपए उसके पास होता है। ऐसे कोई भी आदमी 20,000 रुपये की कमिटमेंट नहीं करेगा जिसके पास बैंक में पैसा ना हो। ये बात आप समझ लेना। आज आप लोगों के लिए टूल भी हो सकता है लाइफ इंश्योरेंस के, जो जिनको लाइफ इंश्योरेंस के लिए सोचना है, तो जो आदमी 20,000 रुपये महीने की कमिटमेंट ले रहा है तो उसके लिए 5-10 लाख रुपए उसके अकाउंट में होता ही होता है। ये बात मतलब आप 80% 90% बिल्कुल करेक्ट है, 10% हो सकता है ना भी करेक्ट, ठीक है। और आप मान के चलना, आप ये मान के चलना, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं अभी तक सब पॉलिसी मंथली मोड पे बोल करके ईयरली मोड पे देता हूँ, और ये हमारा वर्क करता है, मेरे साथ तो ये वर्क करता है हमेशा। नहीं बात तो बात टाइम की नहीं है, सुनो अरे फोन तो एक मिनट, ये अरे म्यूट करना भाई किसी को। अरे मेरे को भी अच्छा। हाँ तो मैंने उनको ईयरली 2,40,000 का प्रीमियम वाला 2 लाख रुपए उनसे उधार लिए। जब वो पॉलिसी का नंबर लग गया तो उनका मुझे मैसेज आया कि सर कोई इसमें कैशबैक मिलेगा क्या। तो मैंने उनको बोला कि सर मैंने जैसे हमारा नॉर्मल प्रोसेस, मैं कहा नो सर। तो फिर उनका एक कंटिन्यू लिखा है कि और तो लोग देते हैं। तो मैंने उनको मैसेज लिखा सर कैन वी टॉक। तो उनका मैसेज आया यस। मैंने उनको फोन किया, मैं कहा सर बताइए आपको क्या चाहिए मेरे से। कह रहे सर ये 2,40,000 का प्रीमियम आया गया है, तो नॉर्मली जो सभी लोग देते हैं सर इसमें कुछ ना कुछ, तो आप क्या देंगे। मैं कहा सर बताइए आपको क्या चाहिए। क्या नहीं सर नॉर्मली 20% तो लोग दे ही देते हैं इसके अंदर से वापस, ठीक है। तो मैंने कहा सर एक बात पूछ सकता हूँ। कह रहे हाँ। मैं कहा सर आप ये बताइए जब मैं आपसे ये मेडिक्लेम के पेपर्स ले रहा था उस टाइम पे मैं आपको तो लग रहा था कि क्लेम मिलेगा ही नहीं, सब कुछ नहीं मिलेगा। यदि मैं उस टाइम पे आपसे एक डील सेट करता कि भाई ये पैसा मैं आपको दिला दूंगा, ये 1.25 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, लेकिन 50% मैं लूंगा और 62,500 रुपए आपको मिलेंगे, 62,500 रुपए मुझे मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो 62,500 रुपए मैं आपको दूंगा। ये मैं आपको कमिटमेंट कर देता बाई चांस आपको, ठीक है। तो आप मेरे से वो डील लेते या नहीं लेते। तो भाई आपको यदि कंफर्म हो जाता भी 62,500 बेशक ये इसको मिले या नहीं मिले, ये 62,500 मुझे देके ही जाएगा फॉर श्योर, तो आप ये डील लेते नहीं लेते। ये कह रहा हाँ ले लेता, हाँ मैं ले लेता ये डील। मैं कहा सर आप यकीन मानना मैंने 62,500 रुपए का अपना नुकसान बुक किया, नहीं तो आप तो दे ही देते मुझे। आपने तो मेरे से पूछा था कितना खर्चा है क्या खर्चा है, मैंने तो आपको कुछ भी नहीं बोला। मैं कहा सर मैं 62,500 रुपए का नुकसान लेके बैठा हूँ इसलिए कि भाई मुझे लगता है कि यार ये जिंदगी में ये चीजें नहीं करनी चाहिए, किसी हमें अपने काम पे फोकस करनी चाहिए। मैं कहा सर मैं 62,500 रुपए भूलने को तैयार हूँ, आपको 50,000 भूलने में दिक्कत आ रही है। तो कहने लगे यार नहीं नहीं जैन साहब ऐसे ही नहीं बस। और तो सर आप और लोगों को मेरे साथ कंपैरिजन मत करो प्लीज, क्योंकि आपके और लोगों ने आपके 1.25 लाख रुपए की डील बना दी थी, मैंने तो 1.25 लाख रुपए ला के दिए ना आपको। तो ऐसे होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो आपका काम करता है। और हम लोगों ने इंडस्ट्री में जब जब काम किया है, लोगों को क्लेम्स दिलाए हैं, हमारा लाइफ इंश्योरेंस का काम उसी। अब यदि हम 1.25 लाख रुपए का क्लेम, यदि हम मेरे ब्रदर का फोन आया, मेरा क्लाइंट नहीं था, कुछ नहीं था, मैं नहीं इनिशिएटिव लेता तो कुछ भी नहीं होता, वो तो चल जाता सीधा सीधा। तो उसके बाद इसी 5 मिनट की और आगे स्टोरी इसी क्लाइंट की बताऊंगा, उसके बाद फिर हम लोगों की क्वेरीज लेंगे, क्योंकि आज का मेरा मेन जो है वो क्वेरीज लेने का है, सब लोगों की प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने हैं। यही क्लाइंट मुझे फिर आगे उनका मेरे पास मेडिक्लेम भी आया, उसके बाद उनकी मोटर इंश्योरेंसेस भी आई। और एक इनका ब्रदर, इनके जो ब्रदर है छोटे, वो ब्रदर दुबई में नौकरी करते थे, तो उनकी भी मेडिक्लेम पॉलिसी चल रही थी, वो भी मेरे पास आई। ये प्रोसेस टोटल मिला के 8-10 साल आराम से स्मूथली चलता रहा। 8-10 साल के बाद उन्होंने क्या किया कि अपनी खुद की मेडिक्लेम पॉलिसी मेरे से डिसकंटिन्यू कर दी। और मैं बड़ा सरप्राइज की, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास वन वे है, जो हमारे पास वन वे है कि वन वे का मतलब ये है कि जो क्लाइंट एक बार आता है वो नॉर्मली वो कंटिन्यू करता है, रेगुलर रहता है, कोई जल्दी से जाता नहीं। और जब भी कोई आदमी जा रहा होता है हमारे से, तो हम उससे पूछते हैं सर कोई बात नहीं आप जा रहे हो, कोई आप ये बता के तो जाओ किस रीजन से जा रहे हो, क्योंकि हमें पता लगेगा हमारी कहाँ पे कमी है, तो हम आगे इंप्रूव करेंगे, उसको लाइफ में आगे इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं अतुल जी ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा है मेरी बेटी की नौकरी लगी और बेटी के ऑफिस वालों ने हमारे को दोनों को कवर करा, और मेरा बेटा आपको तो मालूम है वो सुनता नहीं है मेरी है, तो मैंने उसको कह दिया कि भाई तू अपने हिसाब से कर ले जो तुझे करना है। तो वो बेटा कह रहा है मैं अपने हिसाब से कर लूंगा, और बेटी हमारी पॉलिसी हमारी बेटी के साथ अटैच होगी, तो इसलिए हमें मेडिक्लेम की जरूरत नहीं है। तो हमने ये डिसकंटिन्यू कर दिया। आप देखो हमारी एज बढ़ रही है तो प्रीमियम भी बढ़ रहा है,
तो फायदा क्या है, यहाँ पे भी पैसे दें और ये पैसे बेकार। मेरी बेटी हमेशा मेरे से कहती है पापा ये पैसे क्यों बेकार कर रहे हो, तो इसलिए हमने बंद कर दिया। अच्छा, हमें अब हमारे पास क्लाइंट की बात को सच मानने के अलावा दूसरी ऑप्शन भी नहीं है। हम तो यही मान के चलते हैं ना, जो क्लाइंट बोल रहा है बिल्कुल सच बोल रहा है। तो हमने कहा जी ठीक है सर, कोई बात नहीं, थैंक यू। उसके बाद 1 साल के बाद उनके जो ब्रदर जो दुबई में है, उन्होंने पॉलिसी, नॉर्मली वो हमारे से, हमारा प्रोसेस भी है 15-20 दिन पहले हम पॉलिसी रिन्यू कर देते हैं। उस बार उन्होंने लास्ट डे तक लिया है, हमारी पॉलिसी रिन्यू नहीं हुई, और लास्ट डे पे उन्होंने मैसेज डाला कि जैन साहब एक्सक्यूज मी, दिस टाइम आई विल नॉट टेक योर सर्विसेज। और मैंने उनको फिर दोबारा, क्योंकि दुबई में है, तो मैंने उनको फिर मैसेज डाला, सर आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, तो रिगार्डिंग माय सर्विसेज, मतलब इन केस इफ सम लैप्सेस आर देयर, तो यू जस्ट लेट मी नो, आई वुड लाइक टू इम्प्रूव माई सेल्फ। तो उनका मैसेज आया नहीं सर, यू आर बिकॉज उनको मैंने एक क्लेम, उनकी वाइफ को एक क्लेम दिलाया था, तो उन्होंने मेंशन करा कि आप, योर सर्विसेज आर एक्सेलेंट, और आपकी सर्विसेज पे कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हम, लेकिन कुछ मेरी ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से मैं आपको बता भी नहीं सकता, और मैं इस बार आपके साथ कंटिन्यू नहीं करूंगा, और फ्यूचर में जब भी मुझे आपकी जरूरत होगी मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा जी, अब मैं ओके थैंक यू, और मैंने कहा मोस्ट वेलकम करके, क्यों मैं हमेशा एक चीज मानता हूँ कि वो लोग, जो लोग मेरे को शुरू इनिशियल स्टेज में मिले और जिनकी वजह से मैं आगे आज पहुंचा हूँ, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। क्योंकि आज हो सकता है हमारे पास क्लाइंट्स बहुत हैं, आज किसी का, एक आदमी का आना या जाने से हो सकता है कि एक मिनट किसी बहुत सारे लोगों को फर्क ना पड़ता हो, लेकिन मेरे को आज भी एक भी आदमी कोई यदि जरा सा भी हिलता है तो मुझे ये तकलीफ देता है कि भाई ऐसा क्यों। क्योंकि मुझे ये मानना है कि यदि आज एक आदमी मेरी सर्विसेज से खुश नहीं है, तो ये स्टार्टिंग है मेरे डाउनफॉल, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सारे क्लाइंट्स ही अच्छे होते हैं, ऐसा भी नहीं होता। बहुत सारे क्लाइंट्स को आप कितना भी कुछ दे दो, वो आपको फिर भी वो हमेशा आपको नेगेटिव मोड में रहेंगे, आपको मतलब कमियां ही बताते रहेंगे। तो ऐसी मैंने एक कैटेगरी बनाई हुई है, उनको मैं धीरे धीरे करके अपने सामने से ऐसा कुछ प्रोसेस करने की कोशिश करता हूँ कि वो मेरी लिस्ट से चले जाए। क्योंकि मुझे लगता है जो नेगेटिविटी बढ़ाता है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास हमारे क्लाइंट्स हमें बहुत अप्रिशिएट करते हैं और बहुत हमारी सर्विसेज को बहुत करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा नेगेटिव ही बोलते रहते हैं, तो उनको हम चाहते हैं कि वो हमारे पास लिस्ट में ना हो, क्योंकि वो भी हमारे लिए एक तरह से डेंट है हमारे पास क्लाइंट बेस में। तो वो उन्होंने पॉलिसी नहीं कराई। 3 महीने के बाद वो जो उनके बड़े भाई हैं, जो हमारे जिनके साथ हमारी एसोसिएशन शुरू हुई थी, उनका मुझे फोन आया, और आते ही फोन करते ही, और अतुल जी कैसे हैं, और जैन साहब आपकी तो बहुत चलती है, आप इंडस्ट्री के लीडर हो, ये मतलब उन्होंने ही स्टार्ट अप्रिशिएटिंग मी, और इतना ज्यादा अप्रिशिएट करने लगे, मैं समझ गया कि कोई ना कोई तो दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, ठीक है। मैंने कहा सर आज का कोटा बहुत हो चुका है, मेरे भी मतलब मैं भी अब 50 प्लस हो चुका हूँ, तो डायबिटीज का मुझे डर लगता है, आपने बहुत ज्यादा कर दिया आज, तो आप मुझे थोड़ा सा, हम आए प्रोसेस पे कि आप क्या दर्द क्या है। तो उन्होंने कहा अतुल जी, जो आप, मेरा छोटा वाला भाई है ना, उसकी मेडिक्लेम पॉलिसी जो आपके यहाँ से चल रही थी, वो हमने बैंक में बोर्ड कर दी थी वो पॉलिसी, और अभी मेरे उस ब्रदर को हार्ट अटैक हुआ है, और वो पॉलिसी में उन्होंने क्लेम डिनाई कर दिया। वो कह रहे हैं कि आपने ये बताया नहीं था कि ये बीपी की दवाई लेते थे। तो मैंने कहा सर अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप मेरे को जस्ट लेट मी नो कि मैं कर क्या सकता हूँ। जो नहीं अतुल जी आपकी बहुत चलती है, आप इंडस्ट्री आपके नाम से चलती है, आप सब कुछ। मैं कहा सर देखो आपको मैं ये वर्ड ना बहुत फ्रीक्वेंटली बोलता हूँ, आप भी सुन सकते हैं, और अपने मतलब इसको इस्तेमाल ज्यादा मत करना, क्योंकि वो मेरा वर्ड है, मैंने शायद अभी पैटेंट नहीं कराया, बट करा भी लूंगा। मैं लोगों से ये बोलता हूँ कि मैं सर आज भी इंश्योरेंस एजेंट हूँ, मैं इंश्योरेंस कंपनी नहीं हूँ। मेरा इंश्योरेंस कंपनी बनाने का मेरा ड्रीम है, लेकिन आज मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ, और इंश्योरेंस एजेंट होने के नाते मुझे इंश्योरेंस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं कहा सर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। वो बार बार कहने लगे नहीं सर आप इसमें बड़े सारे 6-7 लाख रुपए लग गए अतुल जी, 6-7 लाख रुपए थोड़े थोड़ी ना होते हैं। मैं कहा सर इसमें मेरा कोई फॉल्ट हो तो आप मुझे बताइए, भाई मैं उसको कोशिश करूंगा कि समझ लें। मैं कहा सर आपके ब्रदर ने पहली बार ऐसा हुआ कि मेरा फोन नहीं उठाया, मेरा मैसेज नहीं रिसीव करे, और लास्ट डे पे उन्होंने कह दिया कि मैं पॉलिसी रिन्यू नहीं, आपके यहाँ से रिन्यू नहीं करूंगा। तो अब इसमें सर मेरा फॉल्ट कहाँ पे है। तो मैंने अल्टीमेटली वो नहीं माने जब, तो मैंने उनको बोला सर अच्छा चलो, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जब वो मेरे क्लाइंट बने थे तो उस टाइम पे मेरा काम काफी थोड़ा था, तो उन्होंने मेरे को बड़ा बनने में मेरी हेल्प करी। तो मैंने उसकी लॉयल्टी अपने साथ रख करके उनकी पॉलिसी मंगाई।
जब मैंने पॉलिसी देखी तो मैंने देखी कि वो बैंक की पॉलिसी, डिस्काउंटेड अमाउंट की पॉलिसी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी से ली हुई थी और प्रीवियस हिस्ट्री कोई नहीं थी, फ्रेश पॉलिसी जैसे उन्होंने पॉलिसी। तो मैंने उनको बोला सर यदि ये पॉलिसी, ये कह रहे नहीं सर, हमने जो बैंक का एम्प्लॉय था ना, हमने उसको सब कुछ बताया था। मैं सर देखो आपने बताया था, उसने सुना था, लेकिन दिख तो कुछ भी नहीं रहा। आपने बताया, उसने सुना, लेकिन दिख तो कुछ भी नहीं रहा इसके अंदर। आप देखिए पॉलिसी, फ्रेश पॉलिसी लिख करके आया है इसके अंदर, मेंशन करके, प्रीवियस पॉलिसी में नील ले रखा है, कोई पोर्टेबिलिटी। मैंने उनको एक पॉलिसी शेयर करी जिस कंपनी, तो मैंने उनको दिखाया, मैं कहा सर देखो ये पॉलिसी पोर्टेबिलिटी होती है, इसमें पिछली पॉलिसी सारी डिटेल्स डली होती है, सारी कवरेज डली होती है, ये होता है पोर्टेबिलिटी। तो कहने लगा अतुल जी हम इसके बैंक के अगेंस्ट में केस कर दें। मैं कहा सर वो आपका काम है, जो मर्जी करो, आप लोग होशियार आदमी हो, हर तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो। तो कहने लगे यार अतुल जी अब ये बताओ अभी होगा कैसे, आगे कैसे करेंगे। मैं कहा सर अभी कुछ नहीं होने का, अभी आप देखना ये पॉलिसी, या आप ये जो पॉलिसी आपको दिख रही है ना, ये पॉलिसी कैंसिल होके भी आएगी आपके पास। क्योंकि ये क्यों, मैं कहा सर आपको नॉन डिस्क्लोजर में जा रही है पॉलिसी है। वो कहेंगे कि आपको पहले हार्ट की प्रॉब्लम थी, आप मेडिसिन लेते थे, बीपी थी, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी, बट आपका बीपी रहता था तो आप मेडिसिन लेते थे, आपने डिस्क्लोज नहीं किया, और आप डिस्क्लोज नहीं किया तो हम ये पॉलिसी कैंसिल कर रहे हैं। ये होना ही होना है। अल्टीमेटली उनका वो सारा प्रोसेस जैसा मैंने उनको बोला था एज इट इज उनका हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद वो वापस दुबई चले गए, और 2 महीने बाद वो इंडिया जब वापस आए तो उन्होंने मेरे पास आकर के मेरे को फोन किया कि अतुल जी आई रियलाइज कि आई डन ए बिग मिस्टेक, आप ये बताइए कि आप मेरा क्या कर सकते हैं, मेरे लिए क्या कर सकते हैं। मैं कहा सर आपका तो कुछ हो नहीं पाएगा, आपके लिए तो बड़ा मुश्किल है कि, तो कहने लगे नहीं सर आप, मैंने कहा चलो मेरा नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं, मेरी वाइफ और मेरे बेटी का तो जो भी बन सकता है सर करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब एक बारी मेरे को डैमेजेस मिल गया, आगे मेरे बच्चों को भी कोई इस तरीके की डैमेज मिले। तो फिर हमने उनको जो भाई साहब जो उनका हार्ट जिनको स्टंट डल चुका था, उनको पीएसयू में डिक्लेयर करके पॉलिसी दी, और उनको दोनों को प्राइवेट कंपनी के अंदर, जो उनकी मैडम की एक, उनकी वाइफ की हमने एक यूट्रस रिमूवल करा रखा था, उसको डिक्लेयर करके, और जो भी वो लेते थे मेडिसिन वगैरह कुछ लेते थे, थायराइड था, जो भी था, जो एवरीथिंग वो डिक्लेयर करके उनको प्राइवेट कंपनी में दी, और उनको ये बताया कि सर जो हम पीएसयू से पॉलिसी दे रहे हैं वो 4 साल के बाद आपको इसका क्लेम मिलेगा। 4 साल का मतलब ये होता है, ये भी समझ लेना सर, एक और नई बात बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, सब लोग नई तो नहीं, खैर आप लोग इंश्योरेंस में हो तो आपको पता होगा, लेकिन क्लाइंट को समझाने के लिए बहुत अच्छी बात है। आप ये कहना 4 साल का मतलब ये सर जब 5वां प्रीमियम दे, ये बात हमेशा बोल दीजिएगा कि 4 साल का मतलब सर जब आप 5वां प्रीमियम दे, 4 साल का मतलब ये होता है जब आपका क्योंकि प्रीमियम हमेशा एडवांस जाता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा क्लाइंट को कि 4 साल का प्रीमियम मतलब ये होता है कि जब आप 5वां प्रीमियम देंगे तो उसके बाद ये कवर मिलेगा, हार्ट से रिलेटेड होगा। और मैडम की और बच्चे की जो हम पॉलिसी कर रहे हैं, ये 2 साल के बाद इसमें कुछ भी यदि कोई प्रॉब्लम्स होंगी तो 2 साल के बाद छोड़ोगे, तीसरा प्रीमियम जब आप पे करेंगे तो आपकी पिछले सब प्री एक्सिस्टिंग ये सब कुछ आपकी कवर हो जाएगी, उसका कवर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये करके हमने पॉलिसी दी। फिर 1 महीने के बाद उन भाई साहब का भी फोन आ गया, जिन्होंने कहा था कि मेरे पास बेटी की पॉलिसी में हमने कर लिया, और उन्होंने एग्जैक्टली सेम यही प्रोसेस फॉलो करा था, बैंक की पॉलिसी ली थी पैसे बचाने के लिए। मैंने उनको बोला मैं बैंक की पॉलिसी को पोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे यहाँ अलाउ नहीं करते बैंक की पॉलिसीज को हम पोर्ट नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि चलो आप इसको छोड़ो उस पॉलिसी उनको, क्योंकि उनके साथ बीपी शुगर वगैरह तो रहा था उनके पास, लेकिन उनके पास कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी, कोई क्लेम्स नहीं थे पिछले पास में। तो उनको हमने सारा सब कुछ डिक्लेयर करके उनकी बीपी और डायबिटीज की लोडिंग देखा करके उनको एज ए फ्रेश पॉलिसी दी, और उनको भी बताया कि सर अगले 2 साल हम कुछ नहीं दिला पाएंगे आपको क्लेम में, 2 साल के बाद यदि आपका कुछ आएगा तो मैंने कहा एक्सीडेंटल और वायरल डिजीज को छोड़ करके बाकी ये सब चीजें आपकी 2 साल के बाद करो। तो ऐसा नहीं है कि हम अपना काम आराम से अच्छे तरीके से ईमानदारी से करेंगे, और हमें, मैंने अपने पिछले सेशन में कवर करा था, हमें हर बार अपने आप को 100% रखना पड़ेगा, हमें हर बार अपने आप को 100% रखना पड़ेगा, तभी हमारा काम चलेगा। अब मैं अपने, और मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, मेरे पास जो अपने लाइफ हिस्ट्रीज बहुत सारी हैं, मैं चाहता हूं कि अभी हम अपने पार्टिसिपेंट्स को लें जो उनकी कुछ क्वेरीज हैं तो वो लें, क्योंकि मैं चाहूंगा कि हमारा सोल्यूशन जब बनेगा जब उन लोगों को हम सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि मेरे पास तो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस में इतने सारे एपिसोड्स हुए हुए हैं, यदि हम डिस्कस करते रहेंगे तो बहुत दिनों तक हम कंटिन्यू इस सेशन को 2 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 10 तक भी चला सकते हैं, क्योंकि और सब लाइफ स्टोरी है, लाइफ मतलब कोई इसमें कोई कहानी नहीं है किसी बीच में, जो जिंदगी में जो हमारे साथ बीता है हम वही आपके साथ डिस्कस करते हैं। त्यागी जी अब देखिए डिजिटल हैंड जिन का रेज हो रहा है उनको मौका देते रहिए। पुनीत ने हाथ उठाया, विनोद गोयल। पुनीत जी आप बोलो पहले, आपका हाथ पहले उठा। अतुल भैया मैंने आपसे एक चीज पूछनी है
कि जैसे किसी को पीडी है, पॉलिसी में डिक्लेयर नहीं करा हुआ, क्या आफ्टर 8 इयर्स प्राइवेट कंपनी क्या दैट विल बी कवर्ड और नॉट? देखो ऐसा है, ये जो 8 साल के वाला सर्कुलर आया था ना, ये 2020 अक्टूबर 2020 में आया है आईआरडी की तरफ से। ठीक है, अब 8 साल तो 28 में पूरे होंगे ना, तो हमारे को ये जहां तक मुझे ख्याल है 2020 का सर्कुलर है, उसके बाद उसने कहा है कि 8 साल के बाद होगा। और उसकी भी कंडीशन है पुनीत, उसमें यदि आप एक ही कंपनी से 8 साल रखिए ना, तो आपको मतलब वो डिक्लेयर अनडिक्लेयर ट्रीटेड अनट्रीटेड कवर कर पाएंगे शायद, लेकिन वो टाइम अभी पूरा नहीं हुआ। ठीक है ना, वो तो मेरे को पता है, सिंगल कंपनी में होगा तभी कवर होगा, वरना कवर नहीं होगा। यदि आपने उस कंपनी को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में बोर्ड कर ली, फिर दूसरी कंपनी के लिए तो वो नई फ्रेश पॉलिसी, मतलब उसके लिए तो क्या ना, पहले जैसे ऐसे भी हैं जैसे कि ऑलरेडी पॉलिसी चल रही है कि हमें प्राइवेट कंपनी पॉलिसी चाहिए, देंगे नहीं वो। मैंने कहा अपनी पॉलिसी कंटिन्यू करो, लेने एज फ्रेश ले लो, लेकिन आप उसमें क्लेम शीट के रिगार्डिंग क्लेम नहीं करोगे अभी आप। ठीक है जी, दैट्स ओके विद अस। हाँ, तो वो आप देखो ऐसा है कि अभी उस बारे में बेसिकली क्या है कि उस बारे में मतलब मेरा आपको देखो, यदि हमने ना इस प्रोफेशन को करना है, आप समझो एक बात, मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ, यदि आप लोगों को इस प्रोफेशन में रहना है तो आप लोगों को, आप ये बहुत क्लियर है, कोई चीज ना हाइड करके मत करो, डिस्क्लोज कर दो सब कुछ। क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, आज हमने ओरिएंटल के साथ बहुत सालों से काम किया, ओरिएंटल की पॉलिसी की प्रोस्पेक्टस में लिख रखा था प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर्ड नॉट कवर्ड, ट्रीटेड नॉट ट्रीटेड, इज कवर्ड आफ्टर 4 इयर्स। वहां पे हम ना कॉन्फिडेंट थे, हमें मालूम था कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे नहीं भी डिस्क्लोजर करा। देखो आपने ना क्या है कि जब वो प्रपोजल फॉर्म भर रहे हैं ना, आप उस प्रपोजल फॉर्म में अब मिसकम्युनिकेशन तो कर ही रहे हैं ना सर, मिसकम्युनिकेशन तो कर ही रहे हैं ना, आप ऐसा क्यों करना चाहते हो कि उससे व्हाट वी विल गेट आउट ऑफ इट? मुझे ये बताइए कि हम क्या मिलेगा हमें। देखो आप समझो, इंश्योरेंस कंपनी, हम लोग इंश्योरेंस कंपनी का काम है, हम लोग एक दूसरे के लिए ट्रस्ट मेंटेन करते हैं। ठीक है, वी आर द प्राइमर अंडरराइटर, और वो हमारी जो बात हम बोलते हैं वो आगे इंश्योरेंस कंपनी उसको अंडरराइट करती है। तो हमें ऐसा करके मिलेगा क्या, ये बताओ मुझे। सिर्फ आप लोगों को जो चीज आप डिक्लेयर करो, यदि इंश्योरेंस कंपनी उसको लेती है तो वेल एंड गुड, नहीं लेती तो मना करो। देखो ऐसा होता है, क्लाइंट बहुत बार मैंने आप लोगों को, मेरे से विनोद गोयल जी जैसे हमारे से बहुत सीनियर एडवाइजर यहाँ बैठे हैं, उनका हमारे से बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। आप देखना कि लोग जब परेशानी में आते हैं ना, जब भी उनको लाइफ इंश्योरेंस याद आता है, जब भी उनको जनरल इंश्योरेंस याद है, मेडिक्लेम याद आती है। कितने लोग ऐसे होंगे जो लोग मोटर इंश्योरेंस काम करते हैं, गाड़ी चोरी होती है पूछते हैं भाई साहब इंश्योरेंस करा दोगे क्या? कितने लोग हैं? ठीक है, गाड़ी चोरी होती, जैसे गाड़ी चोरी होती है इमीडिएटली उनको याद आता है कि इंश्योरेंस भी चीज होती है। ठीक है यार, आप ये समझ के चलो, यदि हमने अपने इंटरेस्ट के लिए कोई काम किया ना, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, और एथिक्स के अगेंस्ट में जाके काम किया, आप ये समझ लेना कि हो सकता है उस पर्टिकुलर क्लेम में आप निकल जाओ, ठीक है, लेकिन किसी ऐसे दूसरे क्लेम में फंस जाओगे। अपन को काम ही फेयर करना है ना। देखो आप लोग, हमें कितना काम चाहिए पहले तो ये समझो। हमें हमारा भारत की 150 करोड़ रुपए की जनता है, हमें अपने पास यदि मान लिया 150 करोड़ लोग आपके पास आ जाए, आप संभाल पाओगे? नहीं संभाल पाओगे ना। 1.5 करोड़ आए तो संभाल पाओगे? नहीं संभाल पाओगे। 1.5 लाख संभाल पाओगे? नहीं संभाल पाओगे। 15,000 संभाल पाओगे? नहीं संभाल पाओगे। 1500 ही संभाल पाओगे आप। 1.5 करोड़ 150 करोड़ में से 1500 लोग चाहिए, और उसमें भी हम उल्टे सीधे लोग अपने साथ जोड़ लें, क्या जूता रही है? व्हाट फॉर? ठीक बात है, ठीक है। हाँ, मतलब हमेशा कोशिश ये करो कि बेस्ट अच्छे प्योर बिजनेस लो, जिसको आज तकलीफ नहीं है उसको लो, जिसको आज तकलीफ है क्यों लेना है मुझसे अपने साथ। अंकल उस सर्कुलर में ना एक वर्डिंग लिखी है जो मैंने अभी चैट बॉक्स में डाला है, तो 8 साल बाद भी वो कवर नहीं होगा। हाँ ठीक है, वो इसमें क्या है कि आपने यदि अपने सर्कुलर में मतलब देखो 8 साल के बाद वो कवर होगा या नहीं होगा, वो तो जब वो टाइम मतलब बाहर होगी वो चीज तब, और जब लोगों के सामने आएगी तब पता लगेगा। बट अपने को देखो, हमें जानबूझ के कोई काम नहीं करना। मैं क्या बार बार आपको पिछले सेमिनार, पिछले वाले एपिसोड में मैंने यही तो आप लोगों को बोला है कि आप प्रपोजल फॉर्म क्लाइंट्स के ही भरवाइए, हमेशा प्रपोजल फॉर्म क्लाइंट से भिजवाइए। जो वो स्टेटमेंट दे रहा है उसकी स्टेटमेंट लेकर के आगे फॉरवर्ड करो। हमारा रोल कहाँ पे आता है? हम क्यों किसी की मिसकम्युनिकेशन का पार्ट बने? और उसके बाद ऐसा भी होता है कि आप यदि आपके लिए एक हिस्ट्री, आपके पास क्लाइंट के लिए बात करने का वीडियो होता है कि सर एक मेरे क्लाइंट है,
उनको मैं बार बार बोल रहा था मेडिक्लेम ले लो सर, लाइफ इंश्योरेंस ले लो, वो नहीं समझ पाए। अब देखो सर ये प्रॉब्लम आ गया, वो मेरे पीछे लगे हुए हैं कि चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो 8 साल बाद। मैं आज सर आपको एक पॉलिसी दे रहा हूँ, 2 साल बाद कवर करने की बात कर रहा हूँ, आज वो मेरे से पॉलिसी मांग रहे हैं जो 8 साल के बाद भी कवर करने को तैयार है, अगर तैयार हो जाए बस वो कह रहे हैं दे दो मुझे पॉलिसी। तो हमारे लिए तो सेल टूल भी हो गया ना ये सब चीजें बात करने के लिए। आप 10 प्रोस्पेक्ट से बात करोगे इस बारे में, इस तरीके से उस आदमी का नाम लेकर के, का रेफरेंस लेकर के, तो आपको 5 पॉलिसी तो वैसे ही मिल जाएंगी, इसी बात में ही मिल जाएंगी सिर्फ। ठीक है पुनीत, ठीक है। हैप्पी, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विनोद गोयल जी ने हाथ खड़ा करा हुआ। जैन साहब नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई शक नहीं कि मैं 86 से इस फील्ड में हूँ और मेरे पास LIC, जनरल इंश्योरेंस, पोस्ट ऑफिस वगैरह सब रहे हैं और उनका मुझे फायदा भी मिला है। और सबसे बड़ी बात है मुझे मेंटर भी अच्छे मिले और मैंने उनसे बहुत सीखने की कोशिश करी कि कैसे क्या है। तो थैंक यू, आपने मेरे को बताया कि मेरा एक्सपीरियंस है, परंतु एक्सपीरियंस तो है, परंतु जो आप अब मेरे को आप एक्सपीरियंस दे रहे हैं अपना, वो वाकई में वंडरफुल है। शायद सीरियसली उतना नहीं सोच पाए जितना आपने अच्छे से एनालिसिस करके हमें बताने की कोशिश की है और मेरी नॉलेज उससे बहुत एनहांस हो रही है। मेरे 1-2 क्वेश्चंस हैं। तो ये है कि जो आजकल रोबोटिक सर्जरी का चल चुका है, तो उसमें क्लेम में कुछ लिमिटेशन है, ऐसा शायद सुनने में आ रहा है। और दूसरा जो सीनियरिटी जो वो कोट करते हैं पॉलिसीज, तो नॉर्मली हम सब चीजें देते हैं, जैसे आपने बताया कि भी प्रपोजल फॉर्म तो भरा नहीं जाता, परंतु उनका डाटा भेजा जाता है और वो कॉल करके पार्टी से कंफर्मेशन ले लेते हैं। और वो ठीक है नहीं है ठीक, दैट यू विल टेल अस, क्योंकि ये चीज थोड़ी सी एक्सपीरियंस हो रही है। तो 2-3 चीजें यही हैं। और एक आपने बताया था उसका सीनियरिटी का जो फायदा होता है कोर्ट में, वो सीनियरिटी जैसे हमारी पुरानी जैसे ओरेंटल से चल रही है उसमें सीनियरिटी बराबर रहती है। हम प्राइवेट में आ जाते हैं तो क्या सीनियरिटी का पूरा बेनिफिट वो देते हैं नहीं देते हैं? अगर कोई डिक्लेयर करता है या नहीं करता है, तो सीनियरिटी का तो मतलब यही होना चाहिए। सर देखो ऐसा है, ये बात हम लोगों को, सब लोगों को समझना पड़ेगा। पहली चीज, पोर्टेबिलिटी के केस में बहुत मतलब बहुत आराम से समझनी पड़ेगी, बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी। यदि कोई इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी लेने के बाद आपसे कुछ भी नहीं कह रही और पॉलिसी पोर्ट कर रही है, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भर रही, सिर्फ आपकी पॉलिसी ले रही है और वो लिख करके दे रही है आपको कि भाई दिस इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ दिस पॉलिसी, ठीक है, फिर तो आपकी सीनियरिटी काम आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये भी मत बोलना कि प्रपोजल फॉर्म नहीं भरा जाता, ऑनलाइन प्रपोजल फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं वहां पे उनका इंश्योरेंस कंपनी का, और जितनी भी पॉलिसीज जब जितनी भी पॉलिसीज आती है पोर्ट होने के बाद, उसमें प्रपोजल फॉर्म लगे होते हैं पैरेलली, ठीक है, ऑनलाइन प्रपोजल फॉर्म भरा होता है, ठीक है। ऐसा कोई चीज नहीं है। जहां यदि प्रपोजल फॉर्म नहीं भरना होता और इंश्योरेंस कंपनी उसकी पोर्टेबिलिटी दे देती है, ठीक है, तब तो आप उससे कुछ बताओ नहीं बताओ। तो अब जैसे आप, हमारे ओरिएंटल की पॉलिसी है, सपोज 1 मिनट के लिए सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओरिएंटल की पॉलिसी है और यदि मैं विनोद गोयल जी की एजेंसी में चल रही है और मेरे को कोई क्लाइंट मिला, उसने कहा जैन साहब यार आपका नाम सुना है, मैं आपसे कराना चाहता हूँ, तो ये पॉलिसी है। मैंने अपनी आपकी पॉलिसी लाके, अब उन्होंने मुझे पॉलिसी दी, मैंने अपनी टीम को दे दी, टीम ने बात करी उस क्लाइंट से कि सर ये हमने अपने ओरिएंटल के ऑफिस में भेजी, ओरिएंटल के ऑफिस ने आपके ऑफिस में भेजी कि ये पूरा डॉक्यूमेंट ट्रांसफर हो गया, हमारे ऑफिस में इसकी ये पॉलिसी अब हमारे ऑफिस में अंडरराइट हो रही है। आपका ऑफिस हमारे ऑफिस को अंडरराइट भेज देगा, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ऑनलाइन भेज देगा और हम उसको पेमेंट लिंक बना के भेज देंगे, पॉलिसी हो जाएगी। उसमें कुछ भी डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, ना कुछ बताने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि वो ओरिएंटल से ओरिएंटल है, वो एक ही आपके यहाँ से मेरे पास आ गया, ठीक है, वो ओरिएंटल की ही है, बट उसमें सिर्फ एडवाइजर चेंज हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो वहां पे हमारे को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पे हमें प्रपोजल फॉर्म भर रहा है, हम किसी दूसरी कंपनी के पास जा रहे हैं, आप ये समझ के चलना, जब हम एक पॉलिसी को पोर्ट कर रहे हैं, वो एक फ्रेश पॉलिसी से भी ज्यादा खतरनाक है, आप समझ के चलना। क्योंकि पोर्टेबिलिटी में ये कोई किसी को म्यूट पे करना पड़ेगा यार, ये बीच में से सर 1 मिनट चाहूंगा सिर्फ बीच में कुछ इस बात पे। आप पहले अपनी शक्ल तो दिखाइए फोन में। 1 सेकंड सर। हाँ जी, दिनेश बोल रहा हूँ सर। जिस पोर्टेबिलिटी की पॉलिसी के अंदर फॉर्म नहीं भरा जाता, उसके अंदर ऑनलाइन जो फॉर्म भरा जाता है उसके लिए क्लाइंट से OTP लिया जाता है और उस OTP को नॉर्मली हम लोग लेके और सिस्टम में डाल देते हैं, वहां उसका लिखते हैं डिजीज कोई भी डिक्लेयर्ड नहीं है और उसके बाद उसकी पॉलिसी पोर्ट हो जाती है। तो ये हम लोगों को कहीं गलतफहमी हो सकती है
कि हम क्लाइंट को ये कह दें कि हमने फॉर्म नहीं भरा है, एज डिस्पोर्ट कर दिया, ये हो गया। जस्ट मैं इसको क्लैरिफाई करना चाह रहा था, सॉरी बीच में डिस्टर्ब किया। नहीं, उसमें एक आपने एक चीज छोड़ दी ना शायद, जो प्रपोजल फॉर्म भरा जाता है ना, जो भी प्रपोजल फॉर्म भरा जाता है ओटीपी के थ्रू भरा जाता है ना, उसके अंदर वो सारी चीजें डिक्लेयर होती हैं और क्लाइंट के पास जब पॉलिसी आती है तो उसको बताया जाता है ना कि सर ये प्रपोजल फॉर्म भी साथ में लगा हुआ है। हम भी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, हम उसको अच्छे से पढ़ते हैं कि कोई चीज मिस तो नहीं होगी, किसी तरीके से मिस होती है तो उसको करेक्ट कराते हैं पहले। और उसमें एक और बात होती है, हाँ। हम लोग तो कराते हैं, लेकिन कई बार जैसे विनोद जी को ऐसा लग रहा है कि पॉलिसी पोर्ट हो जाती है और बिना प्रपोजल फॉर्म के हो जाती है, वो बिना प्रपोजल फॉर्म के नहीं होती, उसके अंदर ओटीपी बेस्ड फॉर्म होता है। तो इस गलतफहमी में रहेंगे तो क्लेम में दिक्कत डेफिनेटली आएगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, दिनेश ने बिल्कुल सही बोला है। और ओटीपी के थ्रू प्रपोजल फॉर्म भरा जाता है और ये हमारी ओटीपी ही आपका सिग्नेचर है, वो सिग्नेचर नहीं, ओटीपी सिग्नेचर है। हाँ, यू आर राइट। और दूसरी बात ये है कि जब जितनी भी पोर्टेबिलिटी प्राइवेट कंपनीज करती हैं उसमें वो यदि आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है ना तो वो आपको कॉल भी करते हैं, टेली कॉलिंग होती है और वो सारी टेली कॉलिंग रिकॉर्डेड होती है, उनके पास रिकॉर्डिंग होती है, आपने क्या बोला है क्या नहीं बोला वो सब कुछ आपको मेंशन होता है। तो यदि आपने कुछ क्लाइंट्स के साथ ऐसा होता है कि वो जब लिख के देते होते हैं जब तक तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन डॉक्टर जब कॉल करता है ना तो काफी डेप्थ में बात करता है, एक मतलब बैक टू बैक क्वेश्चन करता है, तो कभी कोई ना कोई चीज निकल जाती है उसके मुंह से। और अच्छी बात है, मैं आज आप यकीन मानना कभी भी अपने किसी क्लाइंट को ये मत बोलना कि आप ये यदि कॉल आए तो ये मत बोलना, आपको बोलना है कि सर जो आपका है आपको बताना है, ठीक है। आप मैं पिछली बार में भी ये बोला था, इस बार भी ये रिपीट ही उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ। यदि मान लिया किसी वजह से उसके ने क्लाइंट ने कुछ बोला और उसकी वजह से वो पोर्टेबिलिटी नहीं हुई तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी पॉलिसी तो चल रही है ना, उसको क्लेम उस कंपनी में मिल जाएगा क्योंकि उसकी पुरानी चल रही है पॉलिसी। हम किसी का अपने फायदे के लिए कभी भी किसी की कंपनी में पोर्ट मत कर देना, कभी भी मत कर देना। बिल्कुल ठीक, ट्रू। आगे किसी का क्वेश्चन है क्या? हाँ, डिंपल ने वही चीज और रहेगी, वो रोबोटिक सर्जरी की। हाँ, रोबोटिक के सर ऐसा है, रोबोटिक ना देखो मेरी बात सुनो, रोबोटिक के अंदर एक बहुत अच्छा वो है कि रोबोटिक सर्जरी ना पहले तो समझना पड़ेगा कि रोबोटिक की जरूरत भी है या नहीं। ये सब एक ना धीरे धीरे करके ये मार्केटिंग कॉल्स भी हो रही है। अभी मेरे क्लाइंट, मेरे ओरिएंटल की पॉलिसी थी मेरे पास, मेरे क्लाइंट के पास, ठीक है, उसका मुझे फोन आया, अतुल जी ऐसे ऐसे मेरी वाइफ का गॉल ब्लैडर में या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम थी, आई डोंट मतलब एग्जैक्टली रिमेम्बर कि क्या था, तो सर रोबोटिक करनी है। तो मैंने कहा सर 1 लाख में मिलेगा रोबोटिक में? कह रहा सर वो तो 4.25 लाख रुपए बोल रहे हैं। मैं कहा सर कोई बात नहीं, 3.25 लाख खर्च देंगे, क्या अपने पैसे तो ठीक से है ही, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगा फिर फायदा क्यों 20 लाख की पॉलिसी लेने का? तो मैंने कहा सर 20 लाख की पॉलिसी लेने का फायदा मतलब यही होगा, सिर्फ रोबोटिक होते ही फायदा हो जाएगा है? मैं कहा ऐसा होता है? तो फिर मैंने उससे एक ही पूछा, मैं कहा सर आप रोबोटिक कराना क्यों चाह रहे भाई दी? तो यार डॉक्टर कह रहे हैं। मैंने कहा डॉक्टर से एक बात बोलना कि ऐसा है सर, ये हमारे को इंश्योरेंस में नहीं मिल रहा और हम अपने पास से पैसे लगाने के मूड में नहीं है, अब बताइए क्या सोल्यूशन है? बहुत अच्छी बात, ठीक है ना? मैं कहा जी आप हमें दोनों में से आप एक बार बात तो करो। तो उसने उसको एग्जैक्टली सेम जाके बोला, क्योंकि क्लाइंट देखो हमारा क्लाइंट का रिलेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसने क्लाइंट से एग्जैक्टली सेम बोला, ठीक है, ये सर ऐसे ऐसे मैम ऐसे है कि भाई मैं मेरे पास वो रोबोटिक में 1 लाख में मिलता है और बाकी मैं देने के मूड में नहीं, मेरे पास है नहीं उतने पैसे, और इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख रुपए से ऊपर देंगी, आप बताइए आगे क्या करना है? फिर नॉर्मल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2,40,000 रुपए का बिल आया, पूरा इंश्योरेंस कंपनी ने दिया, मस्त हो गया। कह रहे जैन साहब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मेरी वाइफ को, कोई दिक्कत नहीं हुई। और उसके बाद उस डॉक्टर का, जिस डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट करा, उसका फोन आया मेरे पास कि उसने कहा कि मेरी मेडिक्लेम पॉलिसी आप अपने पास ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से उसका कैशलेस हुआ और फटाफट मतलब बिफोर टाइम हमने उसको कैशलेस करा दिया, या डिस्चार्ज के टाइम पे उसने डॉक्टर ने कहा था ये भी 4-5 घंटे आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि ये सरकारी कंपनी से है, इतना टाइम लगता है। तो उसने उसको तो मैडम को, उस डॉक्टर को तो कुछ नहीं बोला, बट उसके मन में था कि यार अतुल जैन को बोल रखा तो ये भी इतना टाइम, और हमने आधे घंटे में उसको डिस्चार्ज करवा दिया वहां से, जैसे फाइनल बिल गया आधे घंटे में उसको डिस्चार्ज करा दिया। तो उसने डॉक्टर को भी सरप्राइज लगा कि ये भाई 4-5 घंटे लगते हैं नॉर्मली और ये आधे घंटे में जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर उसने बताया अपने हमारे बारे में बताया कि नहीं सर जो हमारे इंश्योरेंस वाले हैं बहुत अच्छे स्किल पे काम करते हैं, बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। और तो उन्होंने फिर डॉक्टर ने मेरा नंबर लिया और मेरे से बात करी, तो अब उनकी पॉलिसीज आगे हम टेक करेंगे जैसे भी है।
इसका मतलब रोबोटिक सर्जरी कोई, एक मिनट, रोबोटिक सर्जरी कोई जरूरी नहीं है, लोग मतलब उनको लोग मतलब आप देखो ऐसा होता है, मैं अभी मैं एक मिनट त्यागी जी, एक सेकंड और लूंगा, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, मैं माफी चाहूंगा आपसे, मैं आपको बीच में कल भी किसी का एक फोन आया मेरे पास कि सर वो रूम, मेरे रूम कौन सा मिलेगा, तो मैं कहा सिंगल रूम मिलेगा, क्या सिंगल रूम तो है नहीं, डिलक्स रूम, मैं डिलक्स रूम अवेलेबल है, तो मैं कहा सर देखो ऐसा, उनको बोलो सिंगल रूम दे दे, और कह रहे नहीं उसमें क्या है, मैं कहा सर आपको भी फायदा है ना, आपको, कह रहे मेरे को क्या फायदा है यार, मैं कहा सर आपका पैसा है, सम एश्योर्ड तो आपका कम हो रहा है ना सर, सम एश्योर्ड इंश्योरेंस उसका हॉस्पिटल का थोड़ी ना कम हो रहा है, मैं कहा सर जितने पैसे आप जितने पैसे आप आज अवेल कर लेंगे, आपके पास रिमेनिंग पीरियड जब तक आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहती है, मतलब रिन्यूअल नहीं आता, आपके पास तो वही पैसे हैं, आपको यू डोंट नो कि कल को कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, मैंने कहा आज आप थोड़ी सी लग्जरी में चले जाएंगे, कल को आपको फिर अपने अपने अपनी अपनी ये तो टेम्परेरी लग्जरी में जाएंगे और वहां पे परमानेंट लग्जरी को विड्रॉ वो करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो कहने लगे चलो ठीक है सर आपने सही बता दिया, मैं इसको जैसा हो मैं बोलूँ, तो थोड़ा सा क्लाइंट को भी कन्विंस करना पड़ेगा कि ये नहीं है कि खाली मतलब डॉक्टर जो बोल रहे हैं आप उसको फॉलो करते रहो, ऐसा कुछ नहीं, अपनी भी बात बताओ, ठीक है, और उसके बाद जो पेशेंट करता है तो देखेंगे जैसे भी। हाँ जी सर, त्यागी सर आगे प्लीज। हमारे पास एक मिनट, विनोद जी प्लीज, अब आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे, ओके ठीक है ना, अभी हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं और हमारे पास 2 हाथ हैं और किसी का हम लेंगे नहीं, उनका एक त्यागी जी, एक छोटी सी विनती है कि आज यदि जो 2-3 जो भी लोग हैं ना, उन लोगों के क्वेश्चन करा देना, 5-7 मिनट आगे चला देना प्लीज। ठीक है, चलिए डिम्पल मैडम आप अपना शॉर्ट में पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे थोड़ा ये पूछना था कि जैसे आजकल प्राइवेट कंपनीज में रिचार्ज वाले मेडिक्लेम्स आ रहे हैं अनलिमिटेड उसमें, और दूसरा हमारे पास एक टॉपअप का ऑप्शन है, तो इन दोनों के बीच में कैसे हमें कस्टमर को कन्विंस करना चाहिए और क्या डिफरेंस है? मैडम मैं ना आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैं अपने किसी भी क्लाइंट को ना रिचार्ज बताता ना मैं टॉपअप बताता, ठीक है, और बताता इसलिए नहीं कि मैं उनसे कन्विंस नहीं हूँ, मैं समझ नहीं पाया हूँ या मुझे कोई समझा नहीं पाया आज तक, ठीक है, मैं उनको बोलता हूँ कि आप अपने क्लाइंट्स को सिर्फ इतना बोलता हूँ कि आप एक अपनी पॉलिसी ऐसी लेके चलिए जिसमें कोई क्वेश्चन ना हो, कोई बाद में परेशानी ना हो, क्योंकि कहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, कहाँ पे कॉमा लगा है, ये आप हर कंपनी के अन्य अलग अलग जगह पे लगा रखा है, तो या तो आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स, क्योंकि मैंने टॉपअप के लिए ना डिफरेंट अच्छी प्राइवेट कंपनी उसके टॉप जो अंडरराइटर्स है ना, जिन्होंने ये एक्चुरियंस है ना, उन लोगों से भी बात करी, उन लोगों के पास भी मेरी बात का जवाब नहीं था, ठीक है, जब मैं उनसे जवाब नहीं निकाल पाया ना, तो मैंने अपने आप को सुधारने की कोशिश की। अच्छा, मैंने ये भी समझाया कि जब पॉलिसी 10 लाख रुपए की होती है ना, तो प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है, जब पॉलिसी 50 लाख की होती है तो प्रीमियम ज्यादा नहीं होता, ठीक है, तो क्लाइंट को सीधा बोलो सर क्यों आप चक्करों में पड़े हो, आप सीधे 50 लाख की पॉलिसी लो ना, आप भी फ्री रहोगे, मैं भी फ्री रहूंगा, आपको नो क्लेम भी पूरा 50 लाख के हिसाब से मिलेगा, कभी रूम रेंट का भी चक्कर नहीं रहा, जो कभी आदमी 50 लाख रुपए का की पॉलिसी लेगा तो उसको फिर इंश्योरेंस कंपनी ये थोड़ी ना कहे कि आपको शेयरिंग में रहना है, आप समझ रहे हो बात को मेरे क्या कहना, ये क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा ना सारे कि सिंगल रूम में रहना है, प्राइवेट रूम में रहना है, कौन से रूम में रहना है, सारे उसको सब कुछ मिलेगा उसको उसमें, तो क्लाइंट को बेसिकली क्या है कि ना आपको समझना पड़ेगा पहले, आप यदि आपको ये इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है तो आपको समझना पड़ेगा रिचार्ज क्या है, रिस्टोर क्या है, टॉपअप क्या है, ये सब समझो। मैंने समझने के बाद मुझे वो जवाब नहीं दे पाई इंश्योरेंस कंपनी, तो मैंने छोड़ दिया उसको। मेरा बहुत सीधा सिस्टम है, मैं अपने पूरे बड़े सम एश्योर्ड की पॉलिसी देता हूँ, और कुछ लोग मेरे पास हैं जिन्होंने टॉपअप ले किया, उसकी जिम्मेवारी उनकी खुद की है, मैंने उनको बोला, मैंने कहा मुझे टॉपअप का कुछ नहीं मालूम, इस टॉपअप में हाँ बेस पॉलिसी का क्लेम दिलाने की जिम्मेवारी मेरी है, टॉपअप में क्लेम कैसा होगा आप मुझे बताएं कि मैं आपको हेल्प करूँ कि कैसे लेते हैं, क्लाइंट बताएगा मेरे को कि टॉपअप का क्लेम कैसे लेना है, मतलब नथिंग इज क्लियर। हाँ, जब मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारी यदि टॉपअप में प्रीमियम थोड़े प्रीमियम के ऊपर ज्यादा बड़ी पॉलिसी मिल जाती है, राइट, ऐसे ही होता है ना थोड़े प्रीमियम, तो मैंने उनसे ये भी पूछा, मैंने इंश्योरेंस कंपनी के जो एक्चुरियंस थे, मैंने उनसे सिर्फ इतनी सी बात पूछी कि यदि आप 10 लाख रुपए की पॉलिसी मान लिया सपोज 40,000 रुपए की है, और 50 लाख की पॉलिसी मान लिया सपोज 60,000 रुपए की या 70,000 रुपए की है, ठीक है, 10 लाख की 40,000 रुपए की और 50 लाख की 70,000 की, और 10 लाख के डिडक्टेबल पे टॉपअप 1 करोड़ रुपए का 12,000 रुपए का है, आप समझ रहे हैं, 10 लाख के मैंने एग्जाम्पल दिया, तो मैंने सर वो उनसे पूछा कि सर ये टॉपअप में जो आप 40 के 70 ले रहे हैं, ये 40 से 70 क्यों ले रहे हैं, इसी को ही आप 10,000 पे कर दो, 50,000 कर दो ना सीधा सीधा। वो कह रहे हैं सर आपको तो पता है ना ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है, मैंने कहा सर मुझे नहीं पता, बताओ, मैं कहा आप मुझे बताइए ना, वो पहला उनका लॉजिक था कि पहले 10 लाख के अंदर सारे क्लेम्स आ जाते हैं, मैंने कहा चलो आपकी बात मान ली, 10 लाख के अंदर पहले सारे क्लेम्स आ जाते हैं आपको, फिर आपका कभी टॉपअप वो
लिंक ही नहीं करेगा आपका 10 लाख से पहले सर। मैं कहते सर आपकी बात मान ली। मैं कहा जब आदमी वही 10 लाख से 50 लाख की पॉलिसी ले रहा है, फिर आपको तो आपके लिए तो वही 10 लाख में आ जाते हैं ना सारा कुछ, तो 50 लाख का प्रीमियम आप क्यों फालतू ले रहे हो? वो भी तो आप 10 टॉप अप की तरह से ले लो ना सर, कहाँ दिक्कत है आपको लेने में? तो वो दे डोंट हैव आंसर ऑफ दिस। तो जब उनके पास आंसर, जो लोग कंपनी का प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं उनके पास जवाब नहीं है उसका, हम क्यों फालतू में ऐसा काम करें जिससे कि हम क्लाइंट को जवाब ना दे सकें? आप क्लाइंट को समझाओ कि सर आप अपने साथ, आपको पैसा बचाना है या मेंटल पीस चाहिए। आप ये बात ध्यान रखना, आप दो बातें पूछना है, आपको पैसे बचाने हैं या मेंटल पीस चाहिए। मेंटल पीस चाहिए तो आप एक पॉलिसी अच्छी सी लेके चलो, आपको जब भी जरूरत होगी मेरी जिम्मेवारी रहेगी। और यदि आपको पैसा बचाना है तो फिर सर आप फिर करते रहिए जो आपको समझ आता है। आप जो कहेंगे मैं एग्जीक्यूट कराऊंगी, मेरी जिम्मेवारी है एग्जीक्यूट कराने की। बाकी क्लेम्स के टाइम पे मुझे आप पूरा क्या आप समझो अच्छे तरीके से। हो सकता है मेरे को समझ ना आई हो, ये थोड़ी ना कि मेरे को समझ नहीं आई तो कोई चीज समझने लायक नहीं है। आप लोगों को आ सकते समझ, आप करो उसको, समझ के करो, मेरे कहने से मत करो, समझ के करो कि क्या है चीज। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अमित बत्रा जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैमरा ऑन कर लेंगे तो और अच्छा लगेगा अमित जी। सर एक सेकंड। नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने ना लास्ट ईयर क्या कहते हैं एक पॉलिसी मैंने नहीं करी थी, किसी और कस्टमर की थी। उन्होंने HDFC से पोर्ट करके मान लो किसी भी XYZ कंपनी में आए, और उसी के 5 से 7 दिन बाद उनको मतलब कैंसर का सिम्टम दिखाई दिए, डिक्लेयर हुए, जो कि बताया नहीं था। तब उनका क्लेम तो पेबल नहीं हुआ, कंपनी ने तो डिनाई कर दिया। तो उस केस में तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना? मतलब 5-7 दिन में देखो, वैसे तो यदि उसका फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ही, देखो ऐसा होता है, यदि क्लाइंट को पहले पता होता है 1 मिनट के लिए तो वोट ही नहीं कराता। हाँ सर, डेफिनेटली और डेफिनेटली। दूसरी बात ये थी, उन्होंने क्लाइंट को पता था, मान लिया उसमें सम एश्योर्ड एनहांसमेंट हुआ था क्या? हाँ बिल्कुल हुआ था सर। हाँ, तो ये सर ये फिर यहाँ पे ना कहीं ना कहीं क्लाइंट की इंटेंशन में प्रॉब्लम है। अच्छा, ठीक है ना? क्योंकि यदि सेम मेरा केस है, मेरे पास एक केस है, मैंने एक PSU कंपनी से पॉलिसी ली और वो मैं प्राइवेट कंपनी के अंदर लेके गया, और 20 दिन के बाद, ओनली 20 डेज के बाद वो क्लेम आ गया। और वो 5 लाख की पॉलिसी थी, और 5 लाख की ही पॉलिसी मैंने दूसरी कंपनी के अंदर पोर्ट करी थी, प्राइवेट कंपनी के अंदर पोर्ट करी थी। ठीक है, तो 20 दिन के अंदर क्लेम आ गया। हमने उसका इन्वेस्टिगेशन पेपर वगैरह सब कुछ दिखाया लगाए। वो 2 साल से मैं उनको 5-5 लाख में पूरे दिला रहा। ठीक है, तो यदि ऐसा होता है, सम एश्योर्ड एनहांसमेंट होता है, तो फिर कहीं ना कहीं क्लाइंट की इंटेंशन भी दिखती है कि भाई उसने ज्यादा उसको 5-7 दिन के बाद, मतलब हो सकता है कि उस, मतलब ये कोई गारंटी नहीं लिख सकते, कहीं पे गारंटी लिख करके नहीं दे सकते कि भाई ये बात सच सही है, बट उसको प्रूव कर यदि वो प्रूव कर सकता है कि आप इंश्योरेंस कंपनी को प्रूव कर दे कि भाई आप ये डिक्लेयर करें कि भाई मैंने ये टेस्ट इस दिन कराया, ठीक है ना, मैंने ये टेस्ट इस दिन कराया, आप बताओ इसमें मुझे पता लगा, तो वेयर इज माय फॉल्ट? उसको वो दिखाए कोई पैट स्कैन वगैरह करा रखा है या कुछ उसने पहले ही, क्योंकि ये सारा प्रोसेस ना, यदि मतलब कोई भी, जब पैट स्कैन की सिचुएशन भी ना हफ्ते 10 दिन बाद आती है, 15 दिन बाद आती है, ऐसा मुझे लगता है। मतलब मेरे को अच्छे से पूरी मेडिकल साइंस तो नहीं आती, लेकिन मैं जितना समझ पाया हूँ उसमें ये काफी कोशिश करी, लेकिन कंपनी को हमने प्रूफ भी दिए, लेकिन कई कंपनियां ऐसी हैं जो करते ही नहीं। उन्होंने सिर्फ एक ही बात को पकड़ रखा है कि ये आपको पहले से मतलब तो सिम्टम्स चल रहे हैं। आप उसको उनसे बोलो कि आप ये प्रूव करो ना पहले से कैसे था। आप उनको बोलो, उनके पास कुछ ना कुछ तो हो ना लॉजिक। आप उसको अम्बर्समेंट में ले जाओ केस को, यदि आपको लगता है तो अम्बर्समेंट में डालो केस को। वो तो सर वहाँ 2-3 जगह से हो गया था रिजेक्ट। अब तो इंश्योरेंस समाधान करके कोई चल रहा है, ठीक है या ऐसी है? देखो सर, ऐसा होता है कि क्लाइंट अभी अब आपके पास सिर्फ ऑप्शंस ही तो है ये जिनको कराना है आपको, ठीक है ना? आप डालो उसमें, आपको यदि आपका प्ले एक ही जगह पे रखना पड़ेगा। इंश्योरेंस समाधान की या जो भी, आई डोंट नो, आपने अम्बर्समेंट पे डाला केस? सर बिल्कुल डाला था, वहां से भी हमें यही मिला कि हाँ। तो आपने, क्लाइंट ने ये नहीं बोला, 1-to-1 मीटिंग हुई थी अम्बर्समेंट में? लेटर गया था सर, मीटिंग नहीं हुई। नहीं, लेटर तो वो मीटिंग होती ना उसमें, या ऑनलाइन मीटिंग हुई थी? तो कस्टमर ने उसके बाद बात नहीं करी, मैं तो छोड़ दी थी सर। तो देखो सबसे बड़ी बात ना, आपको भी नहीं पूरा पता ना कि क्या है। सबसे देखो, आप पहले अपने क्लाइंट की और सबकी डेप्थ नॉलेज रखोगे तभी तो आगे चल पाएंगे ना। पहले आपको समझना पड़ेगा, आपको पूरी केस हिस्ट्री समझो
ऐसा नहीं है, यदि कंपनी ने डिनाई किया तो कंपनी के पास कोई ना कोई ऐसा प्रूफ होगा जिससे ये प्रूव कर रहा होगा कि ये प्रॉब्लम पहले की है। आप लोगों के, सब लोगों के लिए, जितने भी लोग अभी हमारे पास अभी तक हैं, उन लोगों के लिए एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको कि आजकल हर हॉस्पिटल में क्लेम आईडी बन जाती है। आप ना रूटीन चेकअप कराने जा रहे हो ना, तब भी आपकी क्लेम आईडी बन जाएगी आपके मोबाइल नंबर से, ठीक है, हर हॉस्पिटल में। और आप ये सोचो कि मैंने बताया नहीं बताया, वो यदि जब भी कभी तकलीफ आएगी ना, तो इंश्योरेंस कंपनी का इन्वेस्टिगेटर जाके वहां से क्लेम आईडी से आपका सब कुछ निकलवा लेगा, जितने साल पुरानी कहानी क्यों ना हो, सब निकलवा लेगा। तो आप प्लीज बी केयरफुल, आप जो काम कर रहे हो ना उसके लिए बहुत ध्यान से करना। इसलिए कह रहा हूँ कि क्लाइंट को आगे रखना, क्लाइंट अपने आप बताएगा जो कुछ बताना है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना उसके अंदर। सर एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा, जल्दी से। अभी रिसेंटली मेरा एक क्लेम था कि कंपनी ने हॉस्पिटल एक्सक्लूड कर रखा था, उसका हमें पहले लिस्ट आई थी, उसमें तो हमें मान लो था नहीं। अब सेकंड लिस्ट उन्होंने कब दी कोई इंटीमेशन नहीं, कहीं भी नहीं था, और कस्टमर ने नॉन कैशलेस कराया, रीइंबर्समेंट में भी डाला, तो उन्होंने अब फिर भी मतलब नहीं हो रहा है वो। आपको, आप प्राइवेट कंपनी, सरकारी, गवर्नमेंट कंपनी? सर HDFC से है। आपको एक काम करना था, सभी लोग ये बात को सुन लीजिएगा, जब भी आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट आता है ना, पहले बात तो ये है कि जब भी कोई आदमी आपको हॉस्पिटल में जाता है, वो आपसे बात करता है या नहीं करता? सर ज्यादातर कर लेते हैं, कई नहीं करते हैं। जो आप अपने क्लाइंट्स को खुद आज फोन करना, शाम जाने से, मतलब इस मीटिंग के खत्म होने के बाद सब लोगों को एक मैसेज मेल कर दीजिए कि सर, इन केस इफ यू आर एडमिटेड इन हॉस्पिटल, डू लेट अस नो बिफोर एडमिशन, ठीक है? ठीक है, आप डाल, उसमें क्या होता है कि आप इमीडिएटली उसके एक इंटीमेशन टीपीए में, इंश्योरेंस कंपनी में डाल दो, इमीडिएटली डाल दो, हमारे यहाँ प्रोसेस है ये, ठीक है? तो यदि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भेजना होगा ना, और यदि कोई हॉस्पिटल पैनल पे नहीं भी है ना, और बाय चांस किसी की इमरजेंसी है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी देती है क्लेम। भाई इमरजेंसी, मान लिया आपके घर के 3 किलोमीटर पे हॉस्पिटल है, हार्ट कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो वो थोड़ी ना कि पैनल वाला हॉस्पिटल 20 किलोमीटर है, वो 20 किलोमीटर लेके जाएगा। जो आपको सबसे पहले ट्रीटमेंट मिलेगा वहीं पे तो लेके जाएगा ना। डेफिनेटली सर। हाँ, तो आप उसको देख लीजिए, पहले ये समझिए कि क्या है, और उसके बाद फिर उसको आप मेरे से 1 to 1 बात करना, फिर बताऊंगा आपको क्या करना है, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। नवीन जी, आप 1 मिनट में बात पूछ लीजिए बस। हाँ भैया, जैसे पॉलिसी को हम रिन्यू कराते हैं हर साल, और कस्टमर को जैसे डायबिटिक या बीपी होती है, तो उस दौरान हमारे को मतलब कि पॉलिसी के टाइम पे उसके टेस्टिंग को मतलब डिक्लेयर करना चाहिए, एज इट इज पॉलिसी कंटिन्यूटी रिन्यू करानी चाहिए? यदि कोई कंपनी आपसे पूछ नहीं रही एनहांसमेंट में, एनहांसमेंट, यदि आप एनहांसमेंट ले रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ पूछते हैं, शायद प्राइवेट वाले पूछते हैं, सरकारी में वो कुछ नहीं पूछते। आप यदि एनहांसमेंट ले रहे हो, आप अपने पास जब वो कोई चीज डिक्लेयर हुई है ना, उसको बोलो कि ये फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन के पेपर्स अपने पास रखे। जब भी कभी क्लेम आता है तो इंश्योरेंस कंपनी ये पूछती है कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में कब से है, शुगर कब से है, डायबिटीज कब से है। तो जब आपने पॉलिसी ली थी, जब तो आपने कहा था नहीं है ना, तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट और वो सब चीजें होती है, तो इट विल हेल्प और कंपनी क्लेम दे देगी। ठीक है। अच्छा, अभी इस सेशन को यही अतुल जी, हमें विराम देना पड़ेगा कि 9:10 हो चुके हैं, और फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो, हालांकि 1-2 लोगों ने लिखा है कि दोबारा आए, तो हम देखेंगे। अभी अतुल जी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से फ्यूचर में कभी भी इनको इनवाइट कर लेंगे। और बाकी यदि किसी को कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपने लिख सकता है। अभी मेरी हमारे जगत चाचा हैं सुरेश अरोड़ा जी से विनती है कि अतुल भाई का, वैसे तो देखो हमारे घर के आदमी, पर फिर भी फॉर्मली एक धन्यवाद देंगे, ठीक है ना? उसके बाद हम शांति पाठ करके इसे विराम देंगे सेशन को। अरोड़ा जी प्लीज। अतुल भाई, बहुत जबरदस्त शानदार सेशन रहा, और ये FPRT की ताकत है। सब भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि आज की डेट के अंदर जो भी ट्रेनर हैं वो एक ट्रेनिंग देते हैं, और अतुल भाई ने अपना जीवन का जो अनुभव है ना, वो लोग नहीं करते, पूरा हमारे साथ साझा किया है। अतुल भाई, मैं आपका अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और सभी FPRT के जो भी मेंबर आज 81-82 मेंबर जुड़े हुए हैं, तो उनकी तरफ से भी आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने अपने जीवन के जो रियल
एक्सपीरियंस है उनको हमारे साथ साझा किया, और मैं ये समझता हूं कि हम लोगों को सबको इसका भरपूर लाभ मिलेगा, और हम आने वाले समय में आपसे जो हमारे मेंबर हैं वो आपसे बात भी करते रहेंगे, और ये आपकी नेचर है कि आप उनको सबको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और एफपीआरटी की तो आप जान है, मान है, शान है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। राजेश भैया वो लगा दो शांति बात।